सेटल हो गए आप? मैं स्टार्ट करूं? जी मैम, आप लोग जो भी सवाल होगा मैसेज करना। मैंने म्यूट कर दिया आप सभी को। मैम सिंह बोलेंगी। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया, तो दिस टाइम अभी मैं आप लोगों को जो है मेडिवल के कुछ चीजें पढ़ाऊंगी। अब ये मत समझना कि मैम ने छोड़ दिया है, मैं अभी वो चीजें करा रही हूँ जो मैंने हर साल आरसीए के पेपर में आते हुए देखी है। ठीक है, राजा के नाम क्या थे, कब पैदा हुआ था, कब क्या हुआ था। यू आर नॉट लाइक नर्सरी केजी के बच्चे नहीं हुआ आप लोग, तो आप लोग उसको खुद भी रट सकते हो। ठीक है, तो अभी जो कंसेप्ट है जो आप लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 का जो पेपर है उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न। ओके, तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो मैम प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी एंड द कंस्पिरेसी, ये मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, अभी जो मैं आपको करा रही हूँ वो आप लोग एक बार कर लो। दैट एक क्लास मेरी जो रहेगी ना, उसमें आप लोग को जो पूछना, जब मैं पूरी हिस्ट्री आप लोगों को करा दूंगी एंड मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को मेजर जो टॉपिक्स हैं वो करा रही हूँ। 2-3 क्लासेस मेरी एंड में बचेंगी, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक जो मैंने छोड़े हैं, जो आपके डाउट्स होंगे, मैं उससे आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, स्लाइड्स आपको दिख रही है, विजिबल है? सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, बुक्स एंड ऑथर, अपना नाम भूल जाना लेकिन इनका नाम मत भूलना। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इससे, और वो लोग बहुत अलग अलग तरीके की बुक पूछ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रैंडमली सर्च करो, एक एक बुक निकालो, बट दीज ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको अगर कुछ लोगों के नाम याद है, कुछ बुक्स के नाम याद है, कुछ ऑथर्स के नाम याद है, तो आपका पेपर में एलिमिनेशन हो जाता है। जब आप 2-3 तक भी पहुंच जाते हो ना, तो फिर चौथा ऑप्शन आप आराम से गेस कर लेते हो। बहुत सारी बुक्स हैं, सबके नाम याद करना मुश्किल है, बट ये जो बुक्स हैं इसके आप लोग प्लीज थोड़ा नाम आप लोग ध्यान से सुनना और मतलब ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को नाम बताया है, आप लोग को इसको याद रखना है। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट। अभी मैंने कुछ लाइंस छोड़ी हैं इसमें, मैं इसमें और किताबें ऐड करूंगी, मैंने जितने पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से, और बाकी मैं 1-2 जगह के और पेपर्स देखूंगी एंड देन आई विल ऐड मोर बुक हियर। ठीक है, अभी आप लोग ये जो छाछनामा है, ये जामिया आरसीए में एक बार पूछा गया है। दिस छाछनामा इज रिटन बाय होम, तो अबू बकर। तो आपको ये याद रखना है। मैं आप लोगों को प्रॉपरली सारे लिस्ट दूंगी। सम टाइम पूछ लेते हैं कि ये हिस्टोरियन थे, जो राइटर्स थे, उनको पैटर्न किसने दिया था, किसके टाइम पर उन्होंने ये सारी किताबें लिखी हैं। तो देखो, जो मेडिवल से है ये लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो मेडिवल को आप लोग को अच्छे से करना है कंसेप्चुअल। लास्ट ईयर का जो मेडिवल का पेपर था, इट इज क्वाइट अप टू द मार्क ऑफ यूपीएससी। तो 24 का आज मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, यूपीएस आरसीए का स्पेशली। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। वाई वी आर स्टार्टिंग, क्योंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था जो एक टाइम बनता है बाबर के टाइम पर। ठीक है, धीरे करके आप देख रहे हो कि वो बहुत टाइम तक, टिल एट द 1857 वो रूल चला। तो कोई भी एम्पायर जब इतनी बड़ी टाइम तक चलता है, इट्स मीन्स कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था। बहुत एम्पायर्स आए, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स बीच में आए, लेकिन सब जो है हार जाते थे, ब्रिटिश उससे, मुगल से हार जाते थे या किसी से भी हार जाते थे। वाई? और इतने टाइम तक टिक नहीं पाए। रीजन यही था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ और अगर आपको कभी भी अगर पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एक लफ्ज में बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो आप बोलोगे सेंट्रलाइज था। सब कुछ, जो मेन पावर थी राजा के पास थी। मेन पावर, सुप्रीम पावर इज द राजा ओनली। ठीक है, तो अभी बहुत सारे हैं। मैं आज आपका जो टॉपिक है, मैं लैंड रेवेन्यू तक उसको सीमित रखूंगी। तो मैं लैंड रेवेन्यू आपका दिल्ली सल्तनत से लेकर के ब्रिटिशर्स के टाइम तक क्या क्या था, वो मैं आपको उसको क्लियर करूंगी, ताकि जो भी पेपर्स बनते हैं मॉडर्न टाइम तक भी आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हो। एंड बिलीव मी, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। एक आपको मेडिवल के टाइम का लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूछते हैं, एक मॉडर्न से उठा करके पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना ट्रिकी सवाल लास्ट टाइम भी आया। ठीक है, तो दिस इज इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम जो है ये आपका आया दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। इसमें क्या बोला कि आप जो है ना, आप क्या करोगे, आप जो है आपको एक लैंड दिया जाएगा, उस लैंड से आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्ट करके जितना भी आपका अपना खर्चा है, और जो आप जो आर्मी रख रहे हो, जो ट्रूप्स रख रहे हो, क्या है वो आप अपना निकाल लो। जैसे मान लो कि मुझे एक लैंड मिला, राजा की तरफ से जमीन मिली,
तो राजा ने मेरा उस जमीन से जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, मेरे को 100 रुपए आ रहा है, ठीक है। 100 रुपए में मान लो कि मेरा जो अपना खर्चा है और मिलिट्री संभालने का खर्चा है मान लो 50 रुपए, तो 50 रुपए मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो वो जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है वो मुझे राजा को वापस देनी है, वो मुझे सेंटर को वापस करनी है। तो दिस इज इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। तो जो इक्ता होल्ड करते थे उनको हम लोग बहुत सारे अलग अलग नाम से मुक्ति वली बोलते थे, और जो सरप्लस होता था उसको हम लोग बोलते थे फवाजिल, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे होता। तो राजा समटाइम क्या करता था कि हाँ ठीक है चलो आपको कैश में नहीं तो आप लैंड ले लो, लैंड के हिसाब से आप लैंड रखो, उससे जो रेवेन्यू होगा आप जो है अपना रेवेन्यू रखना और जितना एक्स्ट्रा होगा आप हमें दे देना। तो ऐसे सिस्टम चल रहा था, ठीक है। आई नो दिस इज वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ सिस्टम, बट इस तरह से ये दिल्ली सल्तनत के आसपास जो स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? तो बोलते हैं कि इल्तुतमिश जो था वो रियल फाउंडर था, लेकिन उसको पॉपुलराइज जो बाद में जो पॉपुलराइज होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा, वो अलादीन खिलजी के टाइम पर जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग द राजा वाला नाम हियर, मैं आपको राजा वाली जो लिस्ट है, जो भी राजा ने क्या क्या किया, मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मुगल का बताया है, बाकी दिल्ली सल्तनत के राजा वाली जो लिस्ट है वो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू। लिस्ट मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको एक सीक्वेंस पता हो। देखो आजकल पेपर वैसे नहीं बन रहे हैं सीक्वेंस वाले, वो एसएससी सीजीएल टाइप का पेपर नहीं बन रहा है, इवन आरसीए भी वैसा पेपर नहीं बना रही है। तो मिडिवल से वी कैन एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है कंसेप्ट पे घूम रहा है, नॉट फैक्ट्स पे घूम रहा है। फैक्ट्स में ऑथर के नाम पूछते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के नाम पूछते हैं कि फलाने टाइम पे ये कौन था ऑथर था, इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो मैंने अभी आपको जो आपकी अभी की जरूरत है मैं अभी वो केटर कर रही हूँ। आप लोग ये मत समझना कि मैं फुल सिलेबस कवर करूंगी, मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। कि राजा मर गया, उसने मार दिया, उसके भाई को मार दिया, दी ज्यादा स्टोरी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती होगी, बट अभी मैं उसको स्किप करूंगी क्योंकि अभी जब मुझे टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो मैं उसको आपको कवर करा दूंगी। अगर मुझे 1-2 दिन भी टाइम मिला तो मैं उसको कवर कराऊं। अभी आप कंसेप्ट सीखोगी, कंसेप्ट क्या है। तो इसको हम लोग इक्ता सिस्टम बोलते थे, जो कि कब प्रेवलेंट था, वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे प्रेवलेंट था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दिल्ली सल्तनत भी धीरे धीरे करके लोधी आएंगे, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत खत्म होगा एंड देन फिर मुगल आएंगे। तो मुगल जब आएंगे, स्पेसिफिकली देखो मैंने यहाँ पर आपके कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स लिखे हैं। जो अलादीन खिलजी को बोला जाता है, अलादीन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अकबर द ग्रेट, तो अकबर तो ग्रेट थे, अकबर के टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, बट आप जब अलादीन खिलजी के रिफॉर्म्स देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अलादीन खिलजी ने भी बहुत रिफॉर्म्स किए। जो हमारे यहाँ पे मूवीज बनी है तो वो बहुत डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। तो आई नेवर से कि आप कोई भी हिस्टोरिकल मूवी देख करके आप अपना पेपर करने जाना, बिकॉज मूवीज जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, हिस्ट्री पर्पज से नहीं बनाई जाती। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट किसने कब स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये आते हैं सवाल मैच द कॉलम में कि इस डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। आपसे पूछ लेंगे दीवाने मुश्तक राज है, उसका क्या मतलब होता है, दीवाने कोही है उसका क्या मतलब होता है। दीवाने कोही हम एग्रीकल्चर को बोलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ना बहुत ज्यादा जो है ड्रॉट आई थी, तो उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको पगला राजा बोलते थे। दिल्ली में आज भी ना स्लैंग की तरह यूज किया जाता है कि तुगलक बिन तुगलक है क्या, अगर कोई पागल वाली बात करता है तो बोलते हैं कि बिन तुगलक है क्या। तो वो थोड़ा वैसा थोड़ा सा अपने टाइम से आगे सोचने वाला राजा था। एक वो भी है उसमें, एक हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि वो बेवकूफ नहीं था, वो अपने टाइम से बहुत आगे सोचता था। एक है बंदागन, मतलब स्लेव के लिए, उसको बहुत, फिरोज शाह को स्लेव्स बहुत पसंद थे, तो उसके पास बहुत हजारों में स्लेव्स थे, तो उसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। एक था दीवाने खैरात, ठीक है। खैरात से आप लोग अगर मतलब आप लोग का उर्दू टंग है तो आपको पता होगा, खैरात इज समथिंग जो हम किसी और को एज ए पैसे में या किसी फॉर्म में देते, दैट इज चैरिटी। दीवाने इश्तियाक, दैट इज पेंशन। तो ये आप लोग को मैं अगेन कह रही हूँ कि अपना नाम भूल जाना, बट इसको मत भूलना, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो आप इसको रटो, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। मैं इस स्लाइड से पता नहीं, शायद इस स्लाइड से 3 या 4 सवाल आ जाए आपके, मतलब ये पूरे जो पीपीटी है उससे 3 या 4 सवाल आ जाए। मैंने बहुत पेपर देखा है, देन मैंने बनाया। उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होता है, मतलब आज देखो, आज क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे छोटा क्या है, गांव है ना, विलेज है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होता है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास स्टेट होता है, देन वी हैव इंडिया, है ना। ऐसे स्प्लिट है हमारे में। तो पहले क्या होता था कि पहले एज ए नेशन, कंट्री का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात बता रही हूँ, कंट्री का कंसेप्ट नहीं था। पहले क्या था, स्टेट का कंसेप्ट। जो प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, ठीक है। तो वो स्टेट का कंसेप्ट था पहले। तो स्टेट को ऐसे बोलते थे कि जो
सरकार है, नायब जो सरकार बोलते थे उसको कि सरकार है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसके नीचे उसको बोलते थे शिख। अब जो उस पे रूल करता था, जो उसका हेड था, उसको बोलते थे सिकदार। ठीक है, जो हेड प्रोविंस को हेड करता था उसको बोलते थे सरकार, नायब या वली बोलते थे। उसके बाद परगाना, परगाना मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज। आज भी एक बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है 40 परगाना करके बोलते हैं। परगाना मतलब ही होता है कि ग्रुप ऑफ विलेज। तो वहां पे जो रूल, जहां जो वहां के जो हेड थे उनको बोलते थे चौधरी और अमिल। इन सबके फंक्शंस भी अलग अलग है, वो मैंने आगे आप लोग को दिया है। फिर ग्राम के अंदर एक होता था जो विलेज को आपको पूरा का पूरा संभाल रहा है, उसको हम लोग बोलते थे मुकद्दम, खूट, पटवारीज। पटवारीज आज भी आप लोग सुनते होंगे कि पटवारी आज भी होता है ना। तो मुकद्दम, खूट और पटवारी, ये तीनों आज भी प्रेजेंट होते हैं गांव के फॉर्म में। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ना एडमिनिस्ट्रेशन आपको समहाउ लग रहा होगा कि आज भी ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में ये पूछ लेंगे कि आप बताओ कि चौधरी जो है और या अमील है वो कौन से ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ठीक है, या मुकद्दम किसको कहते हैं। अब आप एग्जाम में बैठे हो, क्या आपको तो लग रहा है मुकद्दम कुछ मोटा वोटा टाइप है क्या, क्योंकि ऑब्वियसली नाम वैसे ही है। तो आप जब पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज इसको मैंने हाईलाइट करा है, इसको आप लोग प्लीज याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। ये तुम जब वो पढ़ोगे, विजयनगर एम्पायर पढ़ोगे, तब वहां पे कुछ और बोला जाएगा। जब आप चोलास पढ़ोगे तो वहां पे कुछ और बोला जाएगा। जब आप विजयनगर एम्पायर पढ़ोगे वहां पे कुछ और बोलेंगे। मुगल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मुगल और इनकी थोड़ी कल्चरल लैंग्वेज और मतलब थोड़ी बहुत सेम थी, तो दे हैव लाइक उन्होंने सेम तरह के वर्ड्स यूज किए। बट दीज आर द थिंग्स जो उस टाइम पे चल रहे थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे चल रहे थे। ठीक है, मैंने एक आपको पूरी की पूरी लिस्ट दी है। ठीक है, दीज आर द लिस्ट। मे बी शायद आपको इस पे विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी इसको फिट करने की। तो प्लीज इसको आप लोग याद कर लेना। अगेन आई एम सेइंग यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर 1-2 नंबर इससे 1 नंबर मिल रहा है इससे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है। तो बरीदे मुबालिक जो होता है, ये जो है स्पाई सिस्टम होता है। जैसे आज होता है ना कि हाँ इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, वहां फलाने का इंटेलिजेंस मिला है कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाली है। तो वैसे बरीदे मुमालिक हुआ करता था अकबर इसके अलादीन के टाइम, अलादीन खिलजी के टाइम पे। वो सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि अलादीन खिलजी को ना बहुत ये था, अलादीन खिलजी इज वेरी स्ट्रिक्ट, और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे कि रिबेल ना खड़े हो जाए, उसके अगेंस्ट लोग खड़े ना हो। तो जब उसके अगेंस्ट लोग खड़े नहीं होंगे, तो आपको ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा ना नेटवर्किंग की, कहीं से आपको खबर आ रही है कि अच्छा वहां वो लोग बगावत करने वाले हैं। तो उसने बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया था। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे सिस्टम्स मैंने इसमें दिए हैं। जैसे सुल्तान, हु इज द सुल्तान, सुल्तान तो आपको नाम से पता चला ना, ये जो सुप्रीम लीडर होगा। अगेन नायब, नायब कौन है भैया, जो डिप्टी ऑफ सुल्तान है, मतलब जो प्रोविंस में काम कर रहा है। वजीर वो होता है जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है। आज के टाइम पे लोग बताए ना कि राजा के बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो वजीर है। आज भी क्या बोलते हैं कि जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद इंपॉर्टेंट है दैट इज कौन, अभी तो हम होम मिनिस्टर वगैरह बोलते हैं, बट फाइनेंस जो है लोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज अ बिग मिनिस्ट्री। तो आज भी दीवाने वजीर या दीवाने वजारत, दिस इज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। समटाइम कहीं पे ऐसा लिखा होता है कि फाइनेंस, तो आप उसको लिख सकते हो कि फाइनेंस भी है। दीवाने अरीज, ये अगेन मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवाने इंशा, कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि आप जो है वो देखोगे लॉयल, और इसको समटाइम ऐसा बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता था कि हाँ जैसे आज डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, तो लो फॉर्म ऑफ दैट। ठीक है, कि रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को देखना है, स्टेट में कम्युनिकेशन कैसे जाना है, ये डिपार्टमेंट वो देगा। दीवाने रिसालत, अगेन फॉरेन अफेयर, जैसे आज की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वैसे। और जस्टिस भी वो देखता था। काजी इज द मेन जज, काजी जो था वो मेन जज था। ऐसा एक बार सवाल आया कि काजी जो बोलता था, जो काजी ने बोला, हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम है, काजी ने बोला, तो उसने जो जजमेंट दी दैट इज वेरी ट्रू एंड वो व्हाटएवर उसने बोल दिया। तो क्या उसकी जजमेंट को सरपास कर सकता था राजा? क्या सुल्तान उसको सरपास कर सकता था? यस, सुल्तान इज द सुप्रीम हेड, वो किसी को भी सरपास कर सकता था। ठीक है, उसके पास अ काइंड ऑफ आज के जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वीटो पावर है, कि हाँ हर किसी को सरपास कर सकता है। तो उसके पास ये था। अगेन आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मैंने आप इतना लिस्ट तो मैंने आपको ही दे दी। शहनाई मंडी, अगेन दिस इज द मार्केट अंडर द अलादीन खिलजी। उसने बहुत बढ़िया मार्केट बनाया। उसने मार्केट जब बनाया तो उसके मार्केट रिफॉर्म इज वेरी वेरी, आज के टाइम के आप जैसे बोलोगे ना कि आज के टाइम जितने अच्छे से रिफॉर्म्स है, उसने बहुत अच्छे मार्केट रिफॉर्म्स। उसने बोला कि कोई भी ना अपने हिसाब से नहीं प्रोडक्ट बेचेगा,
मतलब मेरा मन करे तो मैं 20 रुपए में बेच दूं, नहीं, बोला कि सब चीजें ना एक स्टेट जो है बताएगा कि तुम्हें इस चीज को कितने में बेचना है, कैसे बेचना है, तुम उसके हिसाब से बेचोगे। एंड फॉर दैट उसने एक पूरा का पूरा शाहनाई मंडी बनाया, ऑफिसर बनाया इंचार्ज ऑफ, कि देखो कि तुम देखो ये सही से बेच रहा है कि नहीं। ऐसा सम हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं कि वो खुद जो है राजा की फकीर वकीर की शक्ल बना करके जाता था और सामान लेता था, ताकि चेक हो पाए कि जो लोग जो वो सिस्टम चला रहा है जितने में उसको बेचने को बोला जा रहा है, ताकि कोई राशनिंग ना करे, कोई मतलब उसमें ब्लैक में ना बेचे, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका जो सिस्टम था वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अलादीन खिलजी की मैं आप लोग को वो दूंगी एक, उसके पूरे पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, वो मैं आपको कल की क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज मैं मुगल और लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस ज्यादा हूँ। अगेन वी स्टार्टेड दीज काइंड ऑफ थिंग, इसको रट लेना, अब आप कैसे भी रटो, ठीक है। अब है मुगल अंपायर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को डिफरेंस पता है व्हाट इज डायनेस्टी, व्हाट इज एम्पायर एंड अदर थिंग हम यूज करते हैं ना, किसी चीज के लिए हम डायनेस्टी बोलते हैं, किसी को अंपायर बोलते हैं, ऐसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अंपायर देखो वो होता है जो जोग्राफिकली तो बहुत एक्सटेंड होता है, और उसका जो राजा होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रहता है। डायनेस्टी हम समटाइम ऐसे बोलते हैं जो छोटी छोटी फॉर्म्स में होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट राजा एग्जिस्ट करते हैं, बट अंपायर इज समथिंग, जैसे अशोकन का अंपायर था, मुगल अंपायर बोलते हैं, मुगल डायनेस्टी नहीं बोलते, मुगल अंपायर बोलते हैं। अशोकन डायनेस्टी भी नहीं बोलते हम लोग तो, लेकिन हम लोग बाकी को डायनेस्टी बोलते हैं, जैसे मराठा को बोलते हैं, विजयनगर को बोलते हैं। तो दे हैव लाइक कि उनका एक ही राजा था और वो बहुत टाइम तक चले। अगेन जब लोधी यहाँ पर होते हैं तो उस टाइम पर जो बाबर है वो अटैक करता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उनके जो है वंशज स्टार्ट होते हैं चलना यहाँ पर। तो 1526 पे अटैक होता है, बैटल ऑफ पानीपत होगी, ये होगी वो होगी। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पॉलिटिकल थिंग, ठीक है। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल समझा दूंगी ताकि आप लैंड रिफॉर्म को समझ पाओ। देख लो कि ऐसा बोला जाता है कि वो जो चंगेज खान है, जंगेज खान व्हाटएवर जो आप बोल सकते हो उसको, उसका मदर के साइड से जो बाबर था उधर से था, और इधर से तिमूर थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग जहाँ पे रहते थे दैट इज द फरगाना, राइट नाउ इट इज इन उज्बेकिस्तान। तो फरगाना वैली पूछते हैं कि जो बाबर था वो कहाँ से आया था, वो फरगाना वैली से आता है, क्योंकि वो हार जाता है वहां पर, और वो वहां की सिचुएशन ऐसी थी कि वो उस साइड मूव नहीं कर सकता, दैट्स वाई वो इंडिया आता है, ठीक है। इंडिया आता है, वो काबुल ऐसे ऐसे करके आता है, फिर वो इंडिया में उसको इब्राहिम लोदी को वो हराता है बैटल ऑफ पानीपत में, फिर वहां से जो एम्पायर बनना स्टार्ट होता है। तो बेसिक थिंग है आप लोग को। अब उसने जो उसकी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, क्या 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 रहा था। अभी आप दिल्ली में हो या फिर कहीं पे भी हो, आप दिल्ली जब मुगल आर्किटेक्चर को आप देखते हो तो मुगल आर्किटेक्चर आपको कुछ ऐसे उसमें चार तरीके में दिखता है, चार बाग दिखते हैं। बीच में क्या होता है, बीच में ऐसे करके फाउंटेन जाती है, बीच में ऐसे रास्ता होता है, उस पर फाउंटेन जा रही है, एंड ऐसे करके चार अलग अलग बाग होते हैं। वट एवर आप जो भी देखो, आप कहीं पे भी घूम के आओ, जो भी इनके गार्डन्स है, तो ये बहुत ही ज्यादा ना, इसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ही ज्यादा इसको नेचर से बहुत ज्यादा लगाव था। तो जो चार बाग सिस्टम है वो इसने ही बनाना स्टार्ट करा, जो इंडिया में चार बाग सिस्टम है जो आज हम देख रहे हैं, वो इसने ही बनाना स्टार्ट करा। इसका ये मानना था चार बाग मतलब कि इसको इसने ऐसा पढ़ा था कि ऐसी जन्नत जब होगी ना, जब मरेंगे तो ऊपर जाएंगे, जन्नत इसी तरीके से बनेगी, चार बाग में बनी है। सो ये इसका ऐसा बोलते हैं कि हाँ, इसके लिए बोला जाता है कि हाँ इसने ये इसका एक कंट्रीब्यूशन है। उसने अगेन तुजुके बाबरी लिखी है, बाबर नामा लिखी है, ठीक है, ऑथर था उसका, वो खुद से लिखता है, और उसमें उसने अपने बारे में बुरा भी लिखा है। उसने ये भी लिखा है कि इंडिया के जो लोग थे वो इतने सिविलाइज नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे शायद कम कपड़े वगैरह पहनते थे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो ट्रॉपिकल है ना, तो गर्मी होती है हमारे यहाँ पे, तो कम कपड़े पहनते थे। तो इसने ये भी लिखा है कि इंडिया के लोग जो है सिविलाइज्ड नहीं है, यहाँ पे अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। तो इसने अपनी बुराइयां भी लिखी है, एक दो राजा की तारीफ भी लिखी है इसने। तो ये मतलब इसकी जो किताब है तुजुके बाबरी, इसको आप ये नहीं कह सकते कि राजा है तो अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, नहीं। तो ये बहुत बढ़िया इसने अच्छे से लिखा है। और उसके बाद फिर इसके बहुत सारे चार पांच लड़ाई होती है, एंड देन ये लास्ट में जो है 4 साल का इनका राज होता है, उसके बाद फिर ये मर जाते हैं। तो उसके बाद जो है हुमायूं आते हैं। हुमायूं का नाम का मतलब होता है मोस्ट फॉर्चुनेट, बट ऐसा बोला जाता है कि वो सबसे अनफॉर्चुनेट था,
क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब उसके पापा की डेथ हो गई, इतना पॉलिटिकल क्वाइज हो रखा था, उसको इंडिया से बाहर भागना पड़ जाता है, शेरशाह सूरी उसको परेशान कर रहा होता है, तो उसको बाहर जाना पड़ जाता है क्योंकि 2 बैटल हार जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। बट जब से अकबर आएगा ना तो चीजें ठीक होना स्टार्ट होंगी। वाई? कि अकबर आता है तभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल टर्माइल है उस टाइम पर। इधर से कोई राजा अटैक कर रहा है, राणा सांगा अटैक कर रहा है, व्हाटएवर, मतलब इधर से बहुत सारे लोग उसको अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आप एज अ आउटसाइडर हो, आप बाहर से आए हो और आप यहाँ पर आकर के अपना राज जमा रहे हो, और इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं था उस टाइम पर इन लोगों के लिए, ठीक है। तो आप बाहर से आकर के राज करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको, और आपका कल्चर भी डिफरेंट है, तो दीज आर द थिंग जो वेरी डिफरेंट था। तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं स्टार्टिंग में। अब लोग बोलते हैं कि गन पाउडर और आर्टिलरीज जो है इसी ने स्टार्ट करी थी। एक स्ट्रैटेजी थी, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम ऑफ दैट स्ट्रैटेजी। जब ये पानीपत में लड़ाई करने के लिए आया तो इसने क्या किया कि अपनी जो है सेना को ऐसे लगाया लाइन से, एंड यहाँ पर इसने जो आगे की लाइन है उसमें ना गड्ढा खोद दिया, ठीक है, और उसको भर के रख दिया अच्छे से। तो जब उधर से आर्मी अटैक कर रही थी तो आर्मी को लगा कि वहां पे तो लोग खड़े हैं, इधर वाली आर्मी खड़ी है, बट रियली में क्या था, वहां पे गड्ढा था, तो आधे से ज्यादा आर्मी जो है उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये बाबर यूज करता है, और गन पाउडर ऐसा बोला जाता है कि बाबर ने फर्स्ट टाइम पर यूज करा है, बट इस पे थोड़ी सी अभी आजकल थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट राइट नाउ बुक्स वगैरह यही लिखती है, तो आप इसको यही मानना कि इसने गन पाउडर इंडिया में एक्सक्लूसिवली फॉर्म में इसने यूज करा है। गन पाउडर मतलब तोप, ठीक है। दैट स्ट्रैटेजी नेम इज, हाँ, तुगलमा, दिस इज द वन, ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वो इस तरह से अपने उसने वो जीता। तो अब दिख रहा है कि वो ना अलग तरह की टैक्टिक्स यूज कर रहा है, अलग तरह की चीजें, पहली बार हाथी लेकर के आ गया। अब लोग हैं कि हाथी, हाथी को तो देखकर ऐसे ही लोग डर जाते हैं कि हाथी कौन यूज करता है, तो हाथी यूज कर रहा है। वैसे हाथी एंशियंट टाइम में यूज हो चुका है, एंशियंट टाइम में चंद्रगुप्त के टाइम पर, चंद्रगुप्त जो एम्पायर था उसने यूज करा है हाथी को, बट ये हाथी लेकर के लड़ने को आ जाता है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे लड़ेंगे, तो ये रीजन होता है इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है। और दूसरी बात ये कि हाँ उनके पास आर्टिलरी अच्छी थी, गन पाउडर अच्छे थे, तो ऑब्वियसली वो लोग जीतेंगे, ठीक है। तो बैटल ऑफ पानीपत ऐसे होती है, एंड स्टार्टिंग में जो इनका जो कैपिटल होता है दैट इज आगरा, क्योंकि सिकंदर लोदी ने आगरा स्टैब्लिश करा था, तो उस टाइम पर आगरा ही होता है। उसके बाद फिर ये लोग शिफ्ट करेंगे, फिर वापस से शिफ्ट करेंगे, तो ये चलता रहेगा, अकबर के टाइम पे फिर से वापस शिफ्ट होगा। तो दीज आर द थिंग। अगेन एक बैटल होती है, एक पहला तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 के अंदर, फिर एक दूसरी बैटल होती है, दूसरी बैटल में राणा सांगा होते हैं जो ऑफ मेवाड़, वो उनके अपोनेंट में होते हैं। तो अगेन वहां पर भी क्या होता है कि इनिशियली ऐसा लगता है कि राणा सांगा जो है जीत रहा है, बट अगेन ऐसा होता है कि बाबर फिर से जीत जाता है। तो उनका ये था कि जो मुगल हैं वो कन्फाइंड होकर के रहे हैं, वो इतना ज्यादा फैले नहीं, ठीक है, इसलिए वो अटैक करते हैं। तो अब गाजी, अब सम टाइम देखो एग्जाम में आपके पूछ लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाजी, आपने पढ़ा होगा, बहुत लोगों के टाइटल होते हैं। मेरी एक खुद की फ्रेंड थी, उसका उसका नाम था, वो उसका नाम है फाइजा गाजी। तो मुझे भी नहीं पता था कि गाजी एक्चुअली में एक टाइटल है जो दिया जाता है। तो टाइटल उसका मतलब होता है इस्लामिक वॉरियर। तो जब ये वॉर करता था ना, जब स्टार्टिंग में इसने वॉर किया, तो इसने बोला कि हम जो है ना, हम गाजी हैं, मतलब हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा कुछ नहीं था, ये जमीन के लिए लड़ा था। देखो दुनिया में कभी भी किसी चीज के लिए लड़ाई हुई है, दैट इज अ थ्री थिंग्स आई एम सेइंग इन स्लैंग फॉर्म, दैट इज जर, जोरू और जमीन। उसके अलावा किसी चीज की लड़ाई नहीं है। वो सब जो है राजा बेवकूफ बनाते थे कि हाँ धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपनी जमीन के लिए लड़, अपने पावर के लिए लड़ रहे थे। तो ये बोलता है कि हम जो है इस्लामिक वॉरियर हैं, और हम जो है आप हम गाजी हैं, और हम जो है लड़ाई करेंगे। तो इस तरह से ये धीरे धीरे करके लड़ाइयां स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे करके जो है जीतता है। सम टाइम एग्जामिनर क्या करते हैं, वैसे ये देखो मैं अब नहीं बोल सकती कि ये अब इस तरह के पेपर बनते हैं, लेकिन आज से 2 या 3 साल पहले पेपर ऐसे बन रहे थे। तो वो लोग क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि आप बताओ कि बैटल ऑफ पानीपत पहले हुई, तो वो तो आप सबको पता है कि बैटल ऑफ खानवा पहले हुई थी, कि बैटल ऑफ घग्गर पहले हुई थी। तो ये वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से पूछ लेते हैं। तो आपको अगर आपको क्रोनोलॉजी भी याद हो तो आप कर सकते हो, बट फॉर द आरसी आई एम नॉट सेइंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिवल। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग पढ़ सकते हो, अगर आपको आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। तो दिस इज द थिंग
तो फिर से वो जो दिल्ली और आगरा वाला रीजन है वो जीत जाता है। अगेन बैटल ऑफ चंदेरी होती है मेदिनी राय के साथ, राजपूत एक रूलर होते हैं, तो वो राणा सांगा हार चुके होते हैं, ठीक है। तो वो उनके साथ पहले तो उनकी आपस में कुछ डिस्प्यूट होता है, राणा सांगा खुद लड़ते हैं, फिर मेदिनी राय वापस आकर के लड़ेंगे। उस टाइम पे जब राणा सांगा लड़े तब मेदिनी राय मना कर देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। फिर वो लड़ते हैं चंदेरी फोर्ट जो है ये कैप्चर कर लेते हैं बाबर। तो धीरे धीरे करके देखो बाबर ने फैलना स्टार्ट किया, बट बाबर इतना नहीं फैलता है। बट बाबर क्या कर रहा है, बाबर राजपूत को अटैक कर रहा है। राजपूत जो है उस टाइम पर, क्योंकि राजपूत के पास उस टाइम पे बहुत वेल्थ था, एंड राजपूत के लिए ऐसा बोला जाता है, देखो आई एम नॉट हियर टू, अगर कोई राजपूत है तो प्लीज बुरा मत मानना, उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि राजपूत जो थे उनके पास वेल्थ बहुत था, लेकिन वो जो है ना वो नशे में ऐसे धुत रहना और लग्जरियस लाइफ उनको ज्यादा पसंद है। दे हैव उसूल्स इन देयर लाइफ, लेकिन ये सारी चीजें भी थी। तो आई एम नॉट हियर टू लाइक किसी का सेंटिमेंट अगर हर्ट हो रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द हिस्टोरियन सेइंग। तो राजपूत का ये काम था, तो इसने धीरे धीरे करके राजपूत पे अटैक करा एंड राजपूत पे कंट्रोल करा, ठीक है। ये अटैक कर रहा है राजपूत, बट ये पॉलिसी बदलेगी जब अकबर आएगा, ठीक है। अकबर आते ही पॉलिसी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद लास्ट में होती है बैटल ऑफ घग्गर। बैटल ऑफ घग्गर ये जाता है एकदम ईस्टर्न फ्रंटियर स्टैब्लिश करने के लिए, तो ये एकदम वहां पे पहुंचेंगे जाकर के, एकदम बंगाल के साइड पर जाएंगे एंड वहां पर ये अटैक करेंगे। एकदम उनको ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज व्हाट आई स्ट्रेच, कि मैं जो हूँ नॉर्थ से था, थोड़ा सा मैं वेस्ट गया एंड देन आई गो टू द ईस्ट, तो मेरा जो है रीजन जो है वो फैल गया, ठीक है, मेरा रीजन इस तरह से फैला। तो अगेन इस तरह से लड़ाइयां चल रही थी। आपको अगर बहुत भी याद रखना है, इससे आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि राजा के नाम याद रख लो अगर रख पाओ तो, किससे लड़ाई हुई थी, और आप सीक्वेंस याद रख लो कि चंदेरी पहले हुई थी, घग्गर बाद में हुई थी, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि चुंदरी तो ऊपर ही ओढ़ते हो, घग्गर घाघरा इस नीचे होता है, तो पहले चुंदरी आएगी चंदेरी से, देन घाघरा आएगा। तो कुछ भी नॉनसेंसिकल आप बना लो और आप याद कर लो, याद करने से मतलब है। देन हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को अगेन बहुत सारी, जब वो आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बेचारे को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, 10 साल इंडिया से बाहर रहते। एंड देन शेरशाह सूरी उनको हरा देते हैं। 2 बैटल होती है, बैटल ऑफ चौसा होती है, बैटल ऑफ कन्नौज होती है, दोनों में हार जाते हैं एंड फिर उनको जो है चले जाते हैं बाहर। तो फिर जब वो बाहर जाते हैं तो उनको, जब वो अपने वापस अपने वहां पे जाते हैं जहां से ये लोग आए थे, फरगाना वैली, जहाँ पे इनका अपना घर था, तो वहां पे भी इनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं ईरान, जो उस टाइम पे पर्जिया था। तो पर्जिया का जो राजा है वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें जो हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा जो है गद्दी वापस करवाऊंगा, मैं तुम्हें मिलिट्री एड दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें हेल्प करूंगा। तो उस टाइम पर लेकिन वो एक शर्त रखता है कि तुम अब क्या करोगे, यू प्रमोट शिया। पहले क्या है, जो इंडिया में जो मुसलमान हैं और ये सारी चीजें, वो सुन्नी मुस्लिम है। मुस्लिम में 2 सेक्ट होता है, शिया और सुन्नी होता है। तो ये बोलते, क्योंकि ईरान जो है वो डोमिनेटेड कंट्री है जहाँ पे शिया है सिर्फ, तो ये बोलता है कि आप जो है उसको प्रमोट करोगे, तो बोलता है ठीक है मैं प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर बैटल ऑफ सरहिंद होती है, बहुत सारी इसकी बैटल होती है, और एंड में एक मच्छी वड़ा करके भी एक बैटल होती है, वो भी इनके साथ होती है। देन ये वापस जो है हम शेरशाह से अपना वापस लेता है। अब बात मैं करती हूँ शेरशाह की। शेरशाह जो था ना वो बहुत, जैसे आज के ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं ना कि आज के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वैसा था। उसके बहुत मतलब अच्छी अच्छी पॉलिसी उसको बनाना ये आता था। तो उसने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत स्ट्रांग बनाया, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि आप सोचो मुगल को हरा देना, शेरशाह बिहार से बिलोंग करता था, वहां से सासाराम एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करता था। तो आप सोचो वहां से बिलोंग करता है एक छोटा सा इंसान, और वो जो है मुगल को आके हरा देता है। तो इट्स वेरी, और इसकी स्ट्रैटेजीज वगैरह बहुत अच्छी थी। ऐसा बोला जाता है कि जो राजा तोडरमल थे, सॉरी, जो राजा तोडरमल थे, जो कि अकबर के टाइम पे सारी पॉलिसी लेकर के आते हैं, वो इसके साथ थे, शेरशाह सूरी के साथ थे। और जो शेरशाह सूरी है, जो राजा तोडरमल है, उसने शेरशाह सूरी से सारी चीजें उस टाइम पर सीखी है, उनके साथ रह करके सीखी, और उसने वही चीज अकबर के कोर्ट में इम्प्लीमेंट करी है। तो आप देखो किसे कैसे चीजें, सम हिस्टोरियन से इसकी अकबर की जो पॉलिसी थी वो रिफ्लेक्शन है किसका, अलादीन खिलजी का। तो ऐसे ऐसे आप सारी पॉलिसीज को आप इस तरह से देखो कि किसकी पॉलिसी सेम टू सेम मिलती। अकबर अलादीन खिलजी को लोग ऐसे बहुत गलत तरीके से दिखाते हैं, बट अगर आप उनको इकोनॉमिक पॉलिसी से देखो, पॉलिटिकल पावर देखो, तो ही वॉज अ ग्रेट रूलर।
in not any every sense, not every sense absolutely, बट उस टाइम पे मोनार्की थी, आज का पॉलिटिक्स नहीं था, आज की डेमोक्रेसी नहीं थी, तो मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं उस टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। अब क्या है कि दिल्ली जो है ना वो 7 बार बनाई गई है, 7 बार बसी गई नए नए नाम से, कभी शाहजहानाबाद, कभी फिरोज शाह, कभी सॉरी कभी लाल कोट। तो ऐसे ऐसे करके दिल्ली 7 बार बनी है। तो एक बार ये बनाता है दीन पन्ना, उसने न्यू कैपिटल बनाई है दिल्ली को, एज एन दीन पन्ना बनाया। और जो आपका जो हुमायूं टॉम है उसकी जो वाइफ है, उसकी जो वाइफ है उसने बनाया, मतलब वाइफ ही बोलो, हाँ वो उसने वहां पे बनाया, क्योंकि इनकी तो डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो बनाती है, और उनकी बहन के बारे में बोला था कि बहन बनाती है। तो आप अच्छा एक आप में से, चलो मैं एंड में जब आपकी माई कौन होगी तब मैं पूछूंगी कि हुमायूं टॉम के पास एक और मकबरा है, किसी को पता है वो किसका है? अगर आप में से कोई मुझे जवाब दे दे। अगर आप में से कोई दिल्ली में रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और वो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कभी सवाल आ जाता है, क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और उसकी रेनोवेशन चल रही है अभी पिछले 3-4 साल से, तो कंटिन्यूसली समहाउ कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है। नो, आइए से मिर्जा गालिब उस वक्त कहाँ से आ गए यार। रहीम खाने खां की है, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खां, जो कि अकबर के फोस्टर ब्रदर थे, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, प्लीज। ठीक है, देन अकबर आता है, अकबर अगेन आता है। तो अकबर ऐसा बोला था कि 13-14 साल का जब था तो हुमायूं की डेथ हो गई थी, और हुमायूं जो है उस टाइम पे जो है भाग रहे थे, इधर उधर चल रहा था। तो उस टाइम पे अकबर पैदा होता है। तो अकबर ऐसे पैदा होता है कि अकबर को जो जहाँ पे वो पैदा होता है, तो दैट जो माहौल उसको मिलता है वो बहुत सेकुलर माहौल होता है। तो उसने राजपूत के यहाँ पे मतलब परवरिश ली होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जस्ट बिकॉज कि वो ऐसी जगह पे पैदा हुआ, उसने इस तरह से मतलब देखी है चीजों को, तो वो बहुत ही सेकुलर अप्रोच रखने वाला राजा था, ठीक है। ऐसा बोला था, बट सम हिस्टोरियन अगेन डिनाई दिस, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री ऐसा कहती है कि हाँ सेकुलर था, तो हम भी सेकुलर मानेंगे, ठीक है। तो बैरम खान उनका रीजेंट था, ठीक है। वो आप इस तरह से देखो, एक्चुअली अकबर के ना कॉन्क्वेस्ट बहुत है, कि पहले वो मालवा लेता है, गुजरात लेता है, फिर उसके बंगाल, कश्मीर, सिंध, मतलब उसने पूरा पैन इंडिया ऐसे करके मिलिट्री एक्सपेंशन किया। लेकिन जो इसके एक्सपेंशन थे राजपूत के साथ, वो थोड़े अलग थे। राजपूत के साथ इसने ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करी। राजपूत के साथ जो इनकी पॉलिसी थी बहुत मेल मिलाप से थी, शादी कर लिया उन्होंने, मैरिज अलायंस किया, और उनको पता था कि हर जगह पे लड़ना नहीं होता है। तो ये जो है, आप देखो स्टार्टिंग से इनके पूर्वज जो है लड़ते आ रहे हैं, लड़ते मारते आ रहे हैं, बट ये यहाँ पे चेंज लेकर के आ रहा है, ये उनके साथ मैरिज अलायंस कर रहा है, ठीक है। एंड हाँ प्लीज, यहाँ पे कोई अगर वो है सीरियल वीरियल देख के बैठा है, तो जोधा अकबर अगर आप लोग देख के बैठे हो, तो जोधा नाम का ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो प्लीज, मैंने तभी बोला, स्टार्टिंग में बोला था कि हिस्ट्री आप लोग कभी सीरीज या बॉलीवुड इससे मत देखो। तो दीज आर, एक मिनट, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि वो उसकी बहू का नाम था, मतलब सम स्टूडेंट से उसकी बहू का नाम था, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है उसको ऐसे बना दिया कि उसका उसकी वाइफ का नाम था, ठीक है। तो कुछ बैटल होती है, सम बैटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि आंख में जाके तीर लग जाती है, हार रहे होते हैं, फिर जीत जाते हैं। अब कुछ तरह के टैक्सेस होते हैं, एक जिजिया टैक्स होता है, ठीक है। जिजिया टैक्स होता है कि आप अगर देखो, आप अगर नॉन मुस्लिम हो ठीक है, आप नॉन मुस्लिम हो, तो जिजिया देखो, जिजिया को समहाउ ना मतलब अगर मैं बोलूं जाऊं तो वैसे तो टैक्स तो गलत है, बट लेकिन हमें ना हिस्ट्री में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया गया है इसको। इट नॉट लाइक दैट टैक्स गलत है, आई एम सेइंग द टैक्स इज वेरी रॉन्ग। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आप नॉन मुस्लिम हो, तो यू हैव टू पे टैक्सेस टू द अथॉरिटी, जो राजा है उसको, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले,
ठीक है, एक तरह से आपको प्रोटेक्शन देने के लिए वो टैक्स मांग रहे हैं। तो आप वो बात तो गलत है, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ना कि एक रिलीजन के ऊपर पे कर रहे हो। तो ये क्या करता है, ये अबॉलिश कराता है, बोलता है नहीं इस तरह के फालतू वालतू टैक्स यहाँ पे नहीं चलेंगे। पिलग्रिमेज, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, तो यू हैव टू पे टैक्स, वो भी उसको मना कराता है कि आप इसको, इन सब चीजों को बंद कराओ, क्योंकि इसकी रिलीजियस पॉलिसी इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। सुलाए कुल होता है, मतलब कि सुलाए कुल मतलब कि आप सब लोगों से सुलह करोगे। इट्स लाइक यूनिवर्सल पीस। आप किसी के साथ, किसी से कोई रिलीजियस जो है आप टेंशन नहीं रखोगे, किसी के साथ नहीं रखोगे। तो ये इसके लिए क्या करता है, सुलाई कुल कब होगा, जब सारे रिलीजन के लोग एक साथ बैठेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, फतेहपुर सीकरी में ये इबादत खाना बनवाता है। वहां पे क्या करता है कि इबादत मतलब होता है प्रेयर हॉल, ठीक है, एंड खाना इज लाइक समथिंग अ प्लेस। तो इबादत खाना बनवाता है, ऐसा नहीं कि वहां पे लोग प्रेयर करने जाते, नहीं, वहां पे लोग जाते थे, अपने अलग अलग फेथ को बुलाता था, कभी क्रिश्चियन को बुला लिया, सबको बुला के बैठा था, बोलो बैठो और अपनी अपनी बातें करो, तुम बताओ तुम्हारे रिलीजन में क्या लिखा है, तुम बताओ तुम्हारे रिलीजन में क्या लिखा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच उसने अपनाया। एंड फिर उसको पता नहीं किसने बोल दिया कि तुम जो हो ना, एक काम करो, तुम इतना कर रहे हो तो तुम अपना एक रिलीजन ही बना लो। ठीक है, तो उसने क्या किया, दीन इलाही बनाई। ठीक है, उसने अपना एक रिलीजन बनाया, उसमें सारे रिलीजन की कुछ 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 चीजें डाली, और उसने बोला कि चलो रिलीजन बनाते हैं अपना। और रिलीजन उसके फॉलो करने वाले, आई थिंक ऐसा बोला जाता है कि उनके जो 9 रत्न थे और 2-3 लोग और थे, वो ही फॉलो करते थे, उसके अलावा कोई फॉलो नहीं करता। तो ये रिलीजन इज नॉट समथिंग कि हाँ एक बहुत बड़ा कल्ट बन गया, ऐसा कुछ नहीं था, बट इतने ही लोग फॉलो करते थे। तो इस तरह से छोटी छोटी के भी आपको अगर कुछ भी ऐसा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखो, हर जगह पे नाम आता है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल वही हैं जो शेरशाह सूरी के साथ काम करेगा। शेरशाह सूरी का बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑलरेडी था, हम लोगों ने देखा, बट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है बहुत टाइम तक चल नहीं पाया। दैट्स वाई जो शेरशाह सूरी के बाद वाले जो उनके जो बेटे बेटे हुए, वो अपने जो उनका जो डायनेस्टी था उसको वो संभाल नहीं पाए, होल्ड नहीं कर पाए। दैट्स वाई वो सिस्टम कोलैप्स हो गया। हाँ, लड़ाई लड़ी और हारे, ये तो था, बट अगेन उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा था, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था जितना जो अकबर बना के जाता है। सोचो अकबर अभी बना करके जाएगा, और लेटर मुगल जो कुछ नहीं करेंगे, अय्याशी करेंगे, फिर भी वो 100 साल से ऊपर इसको चला लेंगे, फिर भी 1857 तक इनकी निशानी रहती है, इतना स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम करके एक जो है लाया जाता है, एक जब्ती सिस्टम होता है, बहुत सारे तकव्वी लोन्स, ये सारे बहुत सारे सिस्टम ये स्टार्ट करता है देना। ठीक है, अगेन इसने भी क्या किया, ऐसे करके डिवाइड करा एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप डिस्ट्रिक्ट संभालोगे, आप जो है तहसील संभालोगे, आप विलेज संभालोगे। इसने भी अलग अलग करके नाम लिखे। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको डिटेल में दैट इज मनसबदारी सिस्टम पढ़ाऊं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम। और मनसबदारी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं थोड़ा ऐसा कंफ्यूजिंग बनाया क्यों है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो आप कितो भी पढ़ के जाओ, अगर कंसेप्चुअल आते हैं तो वो गलत हो जाता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, आपको भी लगेगा कि क्या पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब मुगल के टाइम पे आप पूरा पूरा स्ट्रक्चर समझो कि क्या था। तो जो सबसे सुप्रीम लीडर था उसको आज हम लोग बादशाह बोल रहे हैं, बट वो लोग उस साइड जो है उधर से आए पर्शियन साइड से, तो वहां पे बादशाह बोला जाता है, इट्स नॉट बादशाह। वो धीरे धीरे करके बादशाह हुआ है। तो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके पास सारी पावर्स है, मिलिट्री, पॉलिटिकल, जुडिशियल, सब कुछ है। उसके बाद उसका वजीर, वजीर इज लाइक आर प्राइम, मतलब अभी का प्राइम मिनिस्टर मानो कि राजा के बाद अगर कोई है दैट इज वजीर। वजीर जो है सारे काम करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ देखेगा वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके बाद क्या है कि सूबा है। सूबा मतलब हुआ कि प्रोविंस, आज के हिसाब से आप समझो तो स्टेट है ना, जो आज आपका राज्य है वो समझो वैसा। तो उसको गवर्न जो करेगा, जो उसको संभालेगा, उसको बोलते थे सूबादार। अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू के पावर है वो सूबादार के थे। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये सुनते हैं ना कि हाँ ये राजा अकबर था, बट उसका फलाना वहां का गवर्नर था, वहां का ये था, उसको गवर्नर बना के बैठा दिया। तो वो जो गवर्नर वाली पोस्ट है दैट इज द सूबादार, कि वो गवर्नर थे, वहां के सारे काम जो है यही लोग कर रहे थे। अगर आप लोग को एग्जाम में फिर भी अगर मान लो कि भूल जाते हो कभी, तो इस वाले जो आप ये है मैप है, इसको देख लो। इसमें मैंने आपको लिख दिया है दैट इज द बिगर प्रोविंस, दैट इज सूबा। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट था उसको हम लोग सरकार बोलते थे। उसके बाद परगाना, मतलब जो तालुका है, ग्रुप ऑफ ग्राम्स। और फिर आपका ग्राम है जिसको हम लोग विलेज बोलते थे। यूपीएससी में भी ऐसा होता है कि आपको अरेंज करने बोल देते हैं कि तुम ना उससे अरेंज करो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो। ये आरसीए में भी आ चुका है ये सवाल। तो
मैक्सिमम टाइम पे ये गलत होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी डायनेस्टी का पढ़ते हैं, तो हम इसका उठा के उसका कर देते हैं, इसका उठा के उसमें। आपको याद रखना है सूबा इज प्रोविंस, सरकार जो है ऐसे याद रखना कि सूबादार हम गवर्नर को बोलते हैं। गवर्नर किसका होता है? स्टेट का होता है। तो स्टेट, सूबा इज द बिगेस्ट थिंग, देन सरकार, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है, देन परगाना, एंड देन आपका ग्राम। उसके बाद अब इसमें जो राज करेंगे, है ना, जो इसको संभालेंगे, उसके नाम एक बार आप देख लो। उसके नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बट स्टिल देख लो। अगर जूम आउट, जूम हो रहा है क्या ये? ठीक है, जो सूबा है उसको सूबादार। अगेन जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एडमिन हेड है, जो सब कुछ देख रहा है कि कारोबार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन क्या काम करेगा, एक तरह से आप देखो तो मैनेजर जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फौजदार। अगर गलती से भी एग्जाम में आपको आ गया ना फौजदार, तो आप लोग के दिमाग में फौज मतलब फौजी, मतलब कुछ मिलिट्री देख रहा होगा, चलो लगाओ मेरे लिए, और ऑप्शन में मैं बता रही हूँ मिलिट्री रहेगा, ठीक है। तो एडमिन हेड था वो। आलम गुजार रेवेन्यू हेड था, कि रेवेन्यू जितना आ रहा है उसका हिसाब उसको रखना है। तो अमिल भी बोलते हैं, अमिल गुलजार पूरा नाम है, समटाइम आपको अमिल भी दिखाई देगा कहीं के पे। दिल्ली सल्तनत में अमिल वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे अमिल गुलजार और अमिल दोनों यूज हुआ है। सिकदार, ठीक है। अगेन देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वहां पे सिकदार अलग था, यहाँ पे सिकदार अलग है। सिकदार अगेन एडमिन हेड है किसका? ग्रुप ऑफ विलेज, तालुका का, परगाना का। एक है कनुंगाव, ये हर वक्त पूछा जाता है, ये ऐसा सवाल है जो आपको किसी भी टाइम पे हर एग्जाम में आपको चमकते हुए नजर आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपको दूर से लगेगा यार थोड़ा अंग्रेजी वाला टाइप नाम लग रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अगेन द मुकद्दम इज द हेडमैन, इज लाइक राइट ना, अगर मैं ऐसे बोलूं तो आज का जो मुखिया वो क्या है ना, दैट इज मुकद्दम उस टाइम का। एंड पटवारी, पटवारी कौन था? वही जो अपना अकाउंटेंट संभालता है कि हाँ भैया बताओ इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना पैसा यहाँ गया, दैट इज द थिंग। इसको आप लोग प्लीज 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 याद कर, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको मैं पढ़ाऊंगी, इसको मैं क्या पढ़ाऊं मुझे नहीं पता, बट आप लोग इसको प्लीज रट लेना, जितना हो सके रट लेना। एक सवाल हर बार आ रहा है इससे और बुक से, और एक आपके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से। 3 सवाल जो है आपके यहाँ से आ रहे हैं मेडबल में, अगर कुछ आता है तो। मेडबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। और अब आजकल थोड़ा यूपीएससी इधर शिफ्ट हुई है, विजयनगर अंपायर और चोला, इंपीरियल चोला वगैरह पूछ रहे हैं, तो उधर से भी 1-2 सवाल आते हैं। एंड मराठा से भी आ रहे हैं सवाल। इस बार मराठा के चांसेस हैं आने के, क्योंकि पूरे साल न्यूज में रहा, ठीक है। अगेन अब कुछ ऑफिशियल हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। दीवान, जो दीवान है उसका काम है रेवेन्यू कलेक्शन का देखना। मीर बख्शी इज द हेड ऑफ द मिलिट्री, ठीक है एकदम। और जो मनसबदार सिस्टम है ना, अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज मनसब, हु आर द मनसबदार। तो मनसब को सुपरवाइज करना है कि हाँ ये मनसबदार है, इसका कितना, इसमें इसके पास कितनी घोड़े सवारी हैं, कितना है, कितनी आर्मी है, वो सब इसका देखना मीर बख्शी का काम है। सदरुस सुदूर, इसका काम है रिलीजियस अफेयर देखना कि हाँ चल रहा है ना सब कुछ बढ़िया, सबको अपने अपने हिसाब से। काजी, अगेन आपको पता होगा कि है ना, लोग मुहावरे में भी बोलते हैं कि ना, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो काजी तो आप वैसे भी आप लगा सकते हो कि काजी इज समथिंग जो जुडिशरी हेड है, ठीक है। दीवाने बोयाता, अब यार ये मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं पढ़ा था। ये एक बार आरसीए में ये सवाल आया है, दैट्स व्हाई आई एडेड इट फॉर यू ओनली। मैंने भी नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से पूछा गया है, बट ये पूछा गया है आरसीए में, लिटरली इसी नाम से ये चीज आया है कि दीवाने बुयाता क्या है। मैंने ये बात पहले नहीं पढ़ी थी। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट एंड वेरी ओपन अबाउट इट, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आप कितना याद रखोगे। ये आरसीए में ये सवाल आया है, तो इसलिए मैंने इसको डाला है आपके लिए। अगेन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्जैक्टली हम मनसब की बात करते हैं। देखो मनसब जो है राजा के टाइम, जो अकबर था वो स्टार्ट करता है, ठीक है। मनसब का मतलब होता है रैंक, ठीक है। एक तरह की आपको रैंक दी जा रही है, ठीक है। ऐसी रैंक है जिसमें दोनों आप मिलिट्रीली भी रैंक है और आप सिविल ऑफिसर भी हैं, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या है इसमें। आपको एक जात रैंक होती है। जात रैंक भी अगेन आपकी पर्सनल स्टेटस, सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इक्तदारी सिस्टम, ठीक है। एक और होता है जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। ये एक तरह से आप बोलोगे मनसबदार जो थे उनको एक तरह से ना जागीर दी जाती थी, मतलब ऐसा नहीं बोलते, जागीर इज अ लैंड, ठीक है। एक तरह से उनको जागीर दी गई कि ये पकड़ो, ये जागीर है,
और आप इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा आप इसको रखना। बट मनसबदारी सिस्टम में कुछ चीजें ऐड करी गई, उसमें ये ऐड करा गया कि आपके पास इतने घुड़सवार होने चाहिए, आपके पास इतनी मिलिट्री होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगी, उसके हिसाब से जितना आप घोड़ा अपने मिलिट्री जितनी स्ट्रांग रखोगे उसके हिसाब से आपको सिविल जो ऑफिसर है आपको वहां पर आपको पोस्ट मिलेगी। समझ रहे हो, मतलब आप मतलब जो राजा का सभा है उसमें आपको उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगी। आप कितने बड़े, ऐसे मैं रफली लैंग्वेज बोलूं तो आप कितने बड़े ऑफिसर बनोगे आपको उसके हिसाब से पता चलेगा, जितना आपके पास सवार है। सवार मतलब जितने भी घोड़े, मतलब घुड़सवार जितने हैं आपके पास उसके हिसाब से और जात के रैंक के हिसाब से आपको मनसब मिलेगा। तो किसी के पास बहुत ज्यादा है, मनसब इज अगेन अ पीस ऑफ लैंड जो आपको दिया जा रहा है, वहां पर आपको अपनी जो वो मिलिट्री है उसको आपको मेंटेन करना है उस पैसे से, और जो उसका रेवेन्यू है वो आप रख रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ जागीरदारी सिस्टम। बट अगेन इसमें जो है ये घुड़सवारी और ये मिलिट्री की बात करी गई है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट मनसबदारी इज अ जागीरदारी सिस्टम, बट ऑल जागीरदारी सिस्टम इज नॉट अ मनसबदारी सिस्टम। अगेन ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है बट इसको प्लीज याद हो, मनसब जो है वो जागीरदारी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ जागीरदारी। एक लैंड दिया, लैंड ही देते थे जागीरदारी सिस्टम में, लेकिन मनसब में लैंड के साथ साथ आपको बोल रहे हैं कि आपको इतना घुड़सवार देना, फिर आपको पोजीशन भी दे रहे हैं, राजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी आपको मिल रही है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये एक अलग चीज ऐड करेगी। जागीर इज अ लैंड, सिर्फ लैंड, तो मनसब में जागीर आता है। ठीक है, और थोड़ी सी डिफरेंस है कि एक टाइम आएगा जब जो आपका जो मनसबदारी सिस्टम है और जागीरदारी सिस्टम है इसमें सवाल ऐसे पूछते हैं, अच्छा बताओ इसमें से हेरिडेटरी कौन सा है, हेरिडेटरी कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को भी लगेगा कि कंफ्यूजिंग है जिस हिसाब से पूछा जा रहा है। अगेन मैं आपको फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शायद हो सकता है कि आपके समझ में भी आ गया हो या ना आया, अभी मैं चैट ऑन करूंगी तो देखूंगी। अब देखो, जो ऐसा बोला जाता था कि आपको मिनिमम जो है ना, मिनिमम 10 जात तो चाहिए, मिनिमम आपको 10 जात चाहिए। जो सबसे लोएस्ट ऑफिसर था उसके पास मिनिमम 10 जात होनी, जो सबसे हाईएस्ट था उसको 12,000 जात के आसपास होनी चाहिए। जात इज अगेन द रैंक। ठीक है, अब उसमें से घुड़सवार कितना होगा, ये कितना होगा, जो जो मीर बख्शी है, आप सोचो, अभी मैंने आपको उनका स्ट्रक्चर पढ़ाया, मीर बख्शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना, सबसे ज्यादा मीर बख्शी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलिट्री में है, तो उसकी रैंक क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी रैंक सबसे ज्यादा होगी। तो उसके कितने हैं, उसके 12,000 से ऊपर जाते हैं, तभी वो मीर बख्शी है। ठीक है, उसके बाद जो नॉबल्स वॉबल्स उनके पास 7,000 से 10,000, इस तरह से आपको ऐसे याद रखना, बट आपको इतना नंबर नहीं याद रखना, आपको बस याद रखना है कि अलग अलग जितना आपको जात होता था उसके हिसाब से आपको लोएस्ट मनसब मिलता था, उसके हिसाब से आपको हाईएस्ट मनसब मिलता था। इट्स लाइक कि अगर आपके ज्यादा नंबर आते हैं तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, और अगर आपको घटिया नंबर आते हैं तो आपको घटिया कॉलेजेस मिलते हैं, आप ऐसे करके याद रख सकते हो, तो आपको उस हिसाब से पोस्ट मिलती है। इट्स मैंडेटरी। अब देखो दो तीन सिस्टम था कि पेमेंट में अगेन हम जागीरदारी कहते हैं, जागीरदारी इज नॉन हेरिडेटरी, मतलब अगर मुझे जागीर मिली है, अगर मुझे जागीर मिली है तो ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ जागीर अपने बच्चे को पास करूँ, मैं जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जागीर का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको जमीन दी गई है इंस्टेड ऑफ सैलरी। राजा के यहाँ मैं काम कर रही हूँ, राजा को सैलरी देना चाहिए ना, बट राजा ने बोला कि देखो यार सैलरी है नहीं, आजकल जो है हालत खराब चल रही है, तो मैं एक काम करूँ, लैंड ले लो, उस लैंड से जितना रेवेन्यू आएगा रख लेना। एकता में क्या हो रहा था, एकता में भी लैंड दे रहे थे, लेकिन एकता में क्या बोल रहे थे कि इससे अपना एक्सपेंस निकालो, मिलिट्री संभालो, लेकिन जो सरप्लस है वो मुझे ला करके वापस दो। तो आप सोचो ये छोटे छोटे डिफरेंस है जिसको इतना टफ बना के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको लगता है कि यार क्या पूछ लिया, ये तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अब अभी क्या है कि जागीर सिस्टम जब नॉन हेरिडेटरी है तो आपको बताओ कि आपकी ओनरशिप हुई, मतलब वो लैंड आपका हुआ क्या, आप उसके ओनर हुए क्या, आप उसको बेच सकते हो क्या, नहीं, आप नहीं बेच सकते उसको। ठीक है, आप उसको दे ही नहीं सकते किसी और को, तो आपकी ओनरशिप राइट नहीं है, आपको बस मिला है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन मनसबदारी ऐसा नहीं है, मनसबदारी में आप ओन करते हो उस चीज को। ठीक है, अब अगेन देखो कुछ कुछ चीजें हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक दो ये रहा, ठीक है, एक कमिंग क्लास करके है। एक बार मैंने कहीं पे किसी स्टेट के पेपर में ये देखा है कि ये पूछा है कि इसको ये क्या था एग्जैक्टली अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मेडिवल टर्म इज नोन एज कमिंग, व्हाट डज इट मीन,
तो आपके भी समझ में नहीं आएगा कि है क्या, ठीक है। तो ये अनटचेबल से लोग थे जो लोअर क्लास थे, जो उस टाइम पर रह रहे थे, उसको हम लोग कमीन बोलते थे। ऐसे एक बोला जाता है जुलाहा। अगर आप में से मुझे अभी सुनाई दिया था कोई बच्चा पूर्णिया से था, तो आई थिंक उन्हें पता होगा। जुलाहा जो है वहां पर वो बनाते हैं जो सिल्क वगैरह का काम होते हैं, तो वो धागा बनाते, कपड़ा बनाते लोग हैं, दे आर द लोअर कास्ट पीपल, उनको जुलाहा बोलते। तो ये सारे टर्म्स आपके मिडिवल हिस्ट्री के टर्म्स, जो आज भी वो उनको जुलाहा ही बोला जा रहा है। जैसे बंजारा, एक बार यूपीएससी ने पूछा कि बंजारा क्या होता है, ठीक है, बंजारा लोग कौन होते हैं, तो उसमें आपकी एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत से एक डब्बा बना करके वो चीज मेंशन है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है या फिर कुछ वैसा है, तो आपके ना मैं मेरे पास है कुछ टर्म्स के लिस्ट बने हुए हैं, और मैं कुछ बना दूंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री से टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो उठा के टर्म्स पूछ लेते हैं। आप लोग को एक बार को याद होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स पूछे हैं जो दूर दूर तक लोगों को हवा नहीं होती कि पूछा क्या, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बैठ के सारे टर्म्स रट लो, मिडिवल की डिक्शनरी खोल लो, नहीं, जितना हो सकता है करो, नहीं हो सकता है, तुमसे नहीं हो रहा है तो किसी और से भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा है तो बाकी लोगों ने भी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम इसी के पीछे पड़ जाना है, जितना मैंने दिया उतना करो, बाकी मैं ढूंढ के आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर दूंगी एग्जाम से पहले। बस रात में सोने से पहले आप एक बार देख के सोना, ताकि एक होता है ना विजुअल मेमोरी होती है आपकी, एग्जाम में आपका टिक लग जाएगा। आपको अभी टिक लगाना है, आपको अभी मेंस के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, अभी आपको टिक लगाना है, तो आपका ये वाला काम तो अभी हो जाएगा। दिस इज द मतलब अभी अभी जो जरूरी काम है वो यही है। अगेन आपको मैं यस, अब पीजेंट्स, जो अकबर था उसने लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है उसने बहुत ज्यादा की, तो लोन्स वगैरह देना। अब पीजेंट्स बहुत अलग अलग तरह से है। खुद खश्त, अब नाम से लग रहा है ना, अच्छा हम बोलते हैं ना बहुत खुदगर्ज है ना, खुद खश्त मतलब खुद से, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि सेल्फ कल्टिवेटिंग पीजेंट, जिसके पास अपनी जमीन है, ठीक है, वो खुद से अपनी जमीन को अगर खोद रहा है और अनाज उगा रहे हैं, दैट इज खुद खस्त। एक होता था पही खस्त। पही खस्त मतलब ये है कि वो वहां का रहने वाला नहीं है, ठीक है, वहां का रहने वाला नहीं है, लेकिन वो माइग्रेंट है। जैसे कि आज बिहार यूपी के लोग जाते हैं, है ना, तो वैसे माइग्रेंट है, वो वहां पे टेम्पररी काम करने आया है। तो वहां का जो जमींदार है उसने बोला ठीक है तुम काम करने आओ ना, तुम हमारे यहाँ पे खेत है उसको जोतो। तो वो जो कहलाता था वो पही खस्त कहलाता था, ठीक है। और एक होता था मुजारिम, ये सब सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो जो टेनेंट थे, जो जिनके पास ना लैंड है कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो दूसरों का लैंड जो है हमेशा से ओन कर, जो हमेशा दूसरों के लैंड पे कल्टीवेट करते हैं, उसको हम लोग मुजारिम बोलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। अगर पाही खस्त पूछ लिया, अगेन आपका हो जाएगा क्या पूछा है। यहाँ पे बहुत तरह के लैंड्स भी होते थे कि पुलाज लैंड है, ये लैंड है, वो लैंड है, तो यहाँ से सवाल आते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुगल हिस्ट्री में आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाली हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल अगर आपके पास टाइम कम है, आप छोड़ भी जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है? एक बार मैं आपके चैट बॉक्स देख, ये क्लियर है सबको? ओके, यस, संगम एज इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ लैंड अभी सब आ रहा है। ये पहली क्लास है आपकी, आपकी जो कल की जो क्लास होगी ना वो भी मेडिवल हिस्ट्री पे ही होगी, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से ही होगी क्लास, ठीक है। मैं पॉलिटिकल आपको जो है वो आपको दे दूंगी। अब देखो, अब बोला कि लैंड रेवेन्यू तो ठीक है, अब लैंड रेवेन्यू आएगा कैसे, एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या क्या सुधार करा, कैसे कैसे लैंड, जो अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको बोलते थे जबूर बंदोबस्त। बंदोबस्त मतलब किसी चीज का काम, है ना, तो जबूर बंदोबस्त। तो उसमें जो राजा राजा टोडरमल थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम, उन्होंने बोला कि दहसाला सिस्टम देंगे। तो व्हाट इज दहसाला सिस्टम? दह साल मतलब 10 साल, ठीक है, क्या किया, दह साल 10 साल। तो क्या बोला कि अभी देखो, मैं किसान हूँ, ठीक है, राजा ने मुझसे बोला है कि तुम ना मुझे अपना रेवेन्यू दो, ठीक है, तुम लैंड रेवेन्यू दोगे, तुम एग्रीकल्चर में जितना भी होगा तुम मेरे को दोगे। कौन से बेसिस पे दूं मैं, किस बेसिस पे दूं, मतलब किसका कितना परसेंट दूं, क्या दूं, कुछ तो पता ही नहीं है, ऐसे चल रही है। तो इसने क्या बोला कि आपकी जो 10 साल की फसल है ना, जो 10 साल का जो आपका एवरेज है, 10 साल में अगर आपका एवरेज है, उसका अमाउंट, उसका मैं एक बार निकालूंगा, उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज के हिसाब से आप हमें दोगे।
सम टाइम ऐसा होता था कि यार उसकी जो खेती है वो बहुत बढ़िया हो गई, ठीक है, तो राजा को तो बहुत मिल गया पैसे, ठीक है, बहुत उसने दे दिया, रेवेन्यू जनरेट कर, किसी साल हुई नहीं खेती, तो उस साल राजा क्या करेगा, उस साल तो राजा के पास रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, ठीक है, फिर किसी साल कुछ हो गया, तो दीज आर द थिंग्स। तो उसने बोला कि नहीं, आप क्या करेंगे, 10 साल में हम उसका चेक करेंगे, एक हम जाके जो है लैंड सर्वे करेंगे, उसके घर पे जाएंगे, 10 साल में देखेंगे कि 10 साल में इसका कितना रहा, उसके हिसाब से एवरेज निकालेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे लैंड रेवेन्यू। तो ये फिक्स कर देता है। दहसाला सिस्टम पूछा जाता है कि व्हाट इज दहसाला सिस्टम। तो उसने बोला कि हम ये जो सिस्टम है, अब बना तो दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, अब बोले लैंड कैसे नापोगे, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो भी पुरानी लैंड नापने वाली जो प्रथा है वो जो चल रही है उसको हम बंद करेंगे, हम क्या करेंगे, गज ए इलाही यूज करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए अकबर ने गज ए इलाही यूज किया। मेजरमेंट ऑफ लैंड बहुत सारे राजा ने किया है, अलादीन खिलजी ने भी करा है, वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगी क्योंकि इतने सारे वर्ड आपके दिमाग में एक दिन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिक्स हुआ। अब बोला कि ठीक है, फिक्स तो तुमने कर दिया, लेकिन अब जमीन की कौन बात करेगा। अब बोला ठीक है, अगर तुम्हें पेमेंट जो है, अगर तुम ऐसा है कि तुम थोड़ा ज्यादा गरीब और तुम अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुम राजा को कैश में पैसा दो, तुम राजा को काइंड में भी पैसा दे सकते हो, मतलब तुम फसल भी दे सकते हो राजा को। तो राजा उसको स्टोर कराएगा अपने वहां पर घर पे, या फिर कभी अगर ड्राउट व्राउट हो गया तो लोगों में बांटेगा, वो वेलफेयर वाली चीजें चलाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं था, समटाइम ऐसे सवाल आते हैं कि पेमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कैश में ही था, कैश में था, बट ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं था कि आप एकदम कैश में ही देना है, आप काइंड में भी दे सकते हो, अगर आपका नहीं बिक रहा है तो आप काइंड में भी दे दो। तो अब लैंड 3 भागों में, लैंड को एक्चुअली 4 भागों में लैंड को बांटा गया, ठीक है। जैसे ऐसे होता है कि खराब लैंड है, अच्छा लैंड है, बंजर धरती है, तो बोला पुलाज लैंड। क्या है पुलाज लैंड, जो हर साल जिसमें खेत फसल उगती है, मतलब वेरी फर्टाइल लैंड, हर साल उसमें फसल उग रही है, हर साल उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता परोती क्या था कि आप 2 साल में एक बार कर रहे हो। ऐसे लैंड को हम लोग, आपने अपने उसमें पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, या फिर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हम जो है लैंड को छोड़ते हैं 1 साल, ताकि लैंड क्या करती है, वापस से अपनी फर्टिलिटी गेन करती है, उसलिए लैंड को छोड़ा जाता है कुछ टाइम के लिए। स्लैश एंड बर्न मेथड है ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो परौती भी वैसा था कि 1 साल के लिए लैंड को छोड़ दिया, लैंड ने क्या किया, गेन कर दिया, अपनी फर्टिलिटी गेन करी। एक है छच्चर क्या है, छच्चर कहता था कि 4 साल में 3 साल में एक बार उसमें फसल होगी, क्योंकि यार वो जो जमीन है वो इतनी उपजाऊ नहीं है, ठीक है। और एक बंजर है, बंजर लैंड ऐसा था कि इट्स नॉट अ लैंड लाइक कि वो पत्थर वत्थर वाला लैंड है, इट्स नॉट अ वेरी वैसा लैंड की, सॉरी, इट्स नॉट अ वेरी वैसा लैंड कि आप उसमें चीजें उगा पाओ। तो बोलता था कि ऐसा लैंड जो 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में उग रहा है, उसको हम लोग बंजर बोलेंगे। तो उसके हिसाब से, क्योंकि अब जमीन आपने क्या किया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप कितना कर रहे हो, तो जमीन भी तो फैक्टर है ना, जमीन भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है, कितना फसल उगेगा, कैसा उगेगा, कब कब उगेगा, तो जमीन की क्वालिटी असेसमेंट भी तो देखना जरूरी है। तो उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करे। तो सोचो उस टाइम पर ये बहुत बड़ी चीज है कि लैंड सर्वे करने जा रहे हो, आप सॉइल देख रहे हो कैसा है, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज है। राजा तोडरमल के लिए बोला जाता है कि ही इज वेरी जीनियस, लाइक बहुत जीनियस थे उस टाइम पर। तो जो भी सिस्टम, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो एक्चुअली 10 साला सिस्टम है, उसके लिए बोला ही जाता है कि जो उसके माई बाप हैं, दैट इज राजा तोडरमल। एंड अगेन राजा तोडरमल वही हैं जो शेरशाह सूरी के साथ काम कर चुके हैं, ठीक है। अब है एक नसक और एक जब्ती सिस्टम, ठीक है। ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तरह का ही है, ठीक है। अकबर उसको मतलब ऐसे जब्ती सिस्टम को ही हम लोग ऐसे दजाला सिस्टम बोलते हैं, 10 साल का। तो जो भी आपका जो वो है लास्ट 10 ईयर का है, उसका 1/3 एवरेज जो प्रोड्यूस होगा, वो आप क्या करोगे, आप स्टेट को जाकर के दे दोगे, ठीक है। क्लियर है। एक मिनट, क्या हो रहा है, अरे यार मीटिंग शो क्यों, अच्छा सॉरी, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। हाँ मैम दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद नसक सिस्टम क्या था, उसमें बोला कि रफ कैलकुलेशन करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस में देखा कि लास्ट साल तो इसको इतना हुआ है, मान लो कि लास्ट साल उसको बहुत अच्छा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप दे दोगे। अब व्हाट इफ कि अगर जो है बाढ़ आ जाए, व्हाट इफ की अगर ड्राउट आ जाए,
फसल खराब हो जाए, कीड़ा खा जाए, तो क्या करोगे उस केस में? उस केस में थोड़ी ना जाकर के उसके पकड़ लोगे कि नहीं तुमको तो देना ही पड़ेगा, वो उसके पास नहीं है, वो नहीं दे सकता है। तो राजा का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा ना, तो राजा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने इस सिस्टम को बंद करने के लिए दहसाला सिस्टम स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली जो नसक सिस्टम था उसमें भी उन लोगों को रिमिशन मिलता था, ऐसा नहीं था कि राजा जो बोलता था कि देना ही है, उसमें बोलता था ठीक है तुम्हारी फसल खराब होगी कोई बात नहीं, थोड़ी सी हम जो है आपको रियायत दे देते हैं। सेम केस मैंने आपको अहमदाबाद मिल में बताया था ना, जब अहमदाबाद मिल में ये लोग क्या मांग रहे थे कि रिमिशन दे दो, रिमिशन दे दो, है ना, क्यों सारे उसमें खेड़ा के अंदर रिमिशन मांग रहे थे कि आप रिमिशन दे दो, ड्राउट आया हुआ, हमारी फसल खराब हो गई है। तो ये सारे सिस्टम कहाँ है? ये कहीं ना कहीं मिडिवल रूट से बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि मिडिवल रूट से बिलोंग करता है, ऐसे सिस्टम एंशिएंट में भी थे, बट हमारे पास उतना उस टाइम पर ऐसा मतलब फुल फ्लेजेड सिस्टम नहीं था। एंशिएंट बहुत पुराना टाइम है तो इतना प्रॉपरली नहीं था। तो अभी मिडिवल टाइम पे हमारे पास डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो पा रहा है। अगेन अब मैं उनकी थोड़ी सी रिलीजियस पॉलिसी की बात करूंगी कि रिलीजियस पॉलिसी उनकी क्या थी। अगेन मैंने आपको बताया एक चीज थी मजहर। मजहर क्या होता है कि उसने बोला कि मैं जो हूँ मैं मजहर प्रोक्लेम कर रहा हूँ। तो मजहर क्या होता है कि वो ये मानता है कि वो जो अकबर है वो बहुत अच्छा इंटरप्रिटेटर है इस्लाम का, मतलब वॉट एवर इज रिटन इन इस्लाम जो उसको इंटरप्रेट करेगा वो वो करेगा, अकबर करे। तो इससे ना जो रिलीजियस हेड है वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। एक्चुअली रिलीजियस हेड का थोड़ा इनके साथ चलता था क्योंकि इबादत खाना एंड फिर दीन इलाही और सारे रिलीजन को एक साथ बैठ करके बैठाना बैठाना तो इनका थोड़ा सा वो था, ठीक है। बट आपको ये चीज लिखनी है, कहीं पे भी सवाल ऐसा आता है कि जो अकबर है वेरी वेरी टॉलरेंट अबाउट रिलीजन, हर रिलीजन को वो अच्छे से ही रखता था, ठीक है। और ऐसा कुछ उसमें नहीं है। एक फादर को ऐसे सब बहुत फैक्चुअल बनाना होगा सवाल तो ऐसे बोल देंगे कि कौन से फादर को उसने इनवाइट करा था, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल बनने चाहिए, बट सम टाइम बनते हैं। फादर मॉन्टेस्टार्ट को थे, वो अकबर के टाइम पर आए थे, उन्होंने अकबर को बोला था कि आप जो है रिलीजन वगैरह देख लो, चेंज वेंज करना है, तो वो कन्विंस कर पाए थे उनको क्रिश्चियनिटी में। तो ऐसा बोला जाता है कि उनकी एक शादी क्रिश्चियन से भी हुई थी, तो बिकॉज ऑफ हिम उनको कन्विंस करके गए थे, तो उन्होंने इस हिसाब से करी थी। तो अदर मेडिवल हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी पड़ी है, जो बातें हैं अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो अगेन अब देखो मनसबदारी जो है आपकी इक्तादारी से कैसे अलग है, ठीक है। आप लोग में से मुझे कोई बता सकता है कि इक्तादारी से कैसे अलग है मनसबदारी? ऐसे आपके सामने ही सब कुछ मेंशन है, बट चल चलो मैं आपसे एंड में इस चीज को पूछूंगी। यहाँ पर मैंने आपको एक एक डिटेल्स दिए हैं मनसबदारी के बारे में। मनसबदारी को जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ो, ठीक है। अगेन देखो, अगेन इस चीज को हाईलाइट करो कि मनसब वाज नॉट हेरिडेटरी, ठीक है। ये मैं आपसे बता रही हूँ कि ये सवाल घूम फिर के आते हैं कि मनसब हेरिडेटरी था कि नहीं, जमींदारी सिस्टम जागीरदारी सिस्टम हेरिडेटरी थी कि नहीं, एकतादारी हेरिडेटरी थी कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ये पूछी जाती है। कुछ सिस्टम ऐसे था जैसे मानते हैं वो बोला जाता है कि जागीरदारी ना इनिशियली इनिशियली जो है वो हेरिडेटरी नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब जब ना वो जब राजा का दबदबा कम होता है ना तो वो चीज हेरिडेटरी बन जाती है, क्योंकि राजा को डर होता है कि वो जो प्रोविंस है, वो जो स्टेट है, वो मेरे खिलाफ जो है वो बगावत कर देगा। तो वो जो है उसको स्टार्ट अभी बोला जाता है ये कि औरंगजेब के टाइम पे भी यही हुआ था कि उसने बहुत ज्यादा मनसबदार दे दिए थे, बहुत उसके टाइम पे बहुत ज्यादा मनसबदार थे। तो राजा जो है ना वो बहुत ज्यादा जब डरता है ना कि हाँ रिबेलियन हो जाएगा, इधर उधर से परेशान है, तो वो क्या करता है कि अच्छा रिबेलियन ले लो, टॉफी ले लो, दैट इज मनसबदार, जमीन ले लो चुपचाप से रहो। तो अभी आपको भी जमीन मिलेगी तो अभी तो चुपचाप से ले लोगे ना कि हाँ चलो यार जमीन तो मिल रही है, बढ़िया पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो वैसे ले लेते थे। तो औरंगजेब के टाइम पे भी बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ मनसबदारी सिस्टम उसकी जो दिख रहा था कि पावर जो है उसका कम हो रहा है, क्योंकि चॉकलेट की तरह बांटना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अभी मैं आपको जो है पेपर कराऊंगी, ये मैंने कुछ नाम दिए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं कि बिरबल का ओरिजिनल नाम क्या था। तो राजा जो अकबर था उसने अपने कोर्ट में 9 रत्नों को रखा था, अलग अलग फील्ड से उठाया और उनको रखा।
तो तानसेन थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, महाराजा थे, मुल्ला दो प्याजा थे, ये सारे टोडरमल। अभी मैंने अब्दुल रहीम खान खाना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनका कहाँ पर है मकबरा, हुमायूं टूम की जस्ट बराबर में, अभी रेनोवेट हो रहा है, मतलब 3-4 साल से प्रॉपरली न्यूज में आता जाता रहता है। ठीक है, समटाइम ऐसा पूछ लेते कि बिरबल का नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, ये क्या था, वो क्या था, रटना नहीं है, आप बस एक बार देख लो। आई डोंट नो, इस तरह के सवाल अब नहीं आते हैं, बट कोई ठिकाना नहीं है, सिलेबस में है, एक बार देख के जाने में कुछ नहीं जा रहा। ये पूछ लेंगे कि 4 नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं था, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख करके जाना। एंड अब जो अकबर था, अकबर जो उसकी जो लिटरेरी वर्क है, अकबर सेकुलर था, ठीक है, तो अब उसके टाइम पर जो है ना ट्रांसलेशन वर्क शुरू हुआ, ठीक है, उसने महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता, इन सबको ट्रांसलेट कराया पर्शियन लैंग्वेज में। सम टाइम ऐसा सवाल आता है कि इसमें से किसको ट्रांसलेट कराया गया, पंचतंत्र को उसने संस्कृत से उठा के पर्शियन में ट्रांसलेट कराया, ठीक है। तो कभी कभी जो पेपर अगर अच्छे से बनता है तो पंचतंत्र का पूछा जाता है बहुत जगह पे कि पंचतंत्र जो है किसने ट्रांसलेट किया था, ठीक है, तो फैजी ने ट्रांसलेट किया था। अथर्ववेद को भी ट्रांसलेट किया गया था, सरहिंदी के उससे किया गया था, ठीक है। राज तरंगिणी हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छे से डेट्स वगैरह यूज किए गए। ये पहली किताब है जिसमें डेट्स बहुत अच्छे से मेंशन है कि हाँ इस डेट में, इस डेट में, इस डेट में, इस तरह से। तो ऐसा बोला जाता है समटाइम, अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आया था कि रेनेसां ऑफ पर्शियन लिटरेचर कैसे किसको बोलते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको दूर दूर तक ध्यान नहीं आएगा, वो अकबर को ही बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अकबर को ऐसा बोला जाता है कि उसने पर्शियन लैंग्वेज के लिए, मतलब उसने संस्कृत की सारी चीजें जो है पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करी, तो पर्शियन लैंग्वेज उसके बाद बहुत ज्यादा जो है डेवलप हुई है। अगेन जो वो पूछी जाती है कि रामायण किसने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, तो ये हमेशा एक सवाल आता है कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं इसने करा है, और ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि अकबर इज द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव, और मुगल टाइम में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा राजा इसी को माना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो, इसीलिए मैंने आपको बहुत ही कॉन्साइज नोट्स दिए हैं कि आप अगर एक बार इसको पढ़ लोगे और आप याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। एंड मैं आपको नोट्स और भी दूंगी, ये नहीं है कि इतने से ही नोट्स हैं आपके नोट्स और भी है, ठीक है। अगेन अब हम लोग बात करते हैं कि वो सारी लैंड रेवेन्यू जो है हमने बात करी उस टाइम पर, मुगल्स के टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। अभी जब ये लोग आए ना, ब्रिटिशर्स आए, तो इनको भी तो लैंड रेवेन्यू चाहिए ना, इनको भी तो पैसा चाहिए ना जमीन से, ये इंडिया में आकर के रूल कर रहे हैं, तो इनको भी समझ में तो आ नहीं रहा, तो ये अपने अपने कुछ कुछ सेटलमेंट लेकर के आते हैं, ठीक है, अपना अपना सोच करके लेकर। तो जमींदारी सिस्टम, जिसको हम लोग परमानेंट सिस्टम बोलते हैं, सवाल ये आता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या था, कौन से स्टेट को इम्पैक्ट किया, ठीक है, कि कौन एरिया ऑफ इम्पैक्ट क्या था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ना, वो जमींदारी सिस्टम उसको बोलते हैं, कॉर्नवालिस ने किया था। इसने क्या किया, बोला कि जो जमींदार हैं उसको, वो जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स है, वही ओनर है लैंड, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम फिक्स कर रहे हैं इतना रेवेन्यू, तुम हमें दे देना लाकर चुपचाप से। जो पीजेंट है, जो वहां पे टेनेंट है, जो काम कर रहा है, उसके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं। अब देना तो कितना देना, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि 89% तुम हमें देना और 11% तुम रखना। आप सोचो कितना बड़ा अमाउंट वो मांग रहे हैं, एक जमींदार से बोल रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं दिया तो फिर सनसेट लॉ इनके पास था कि शाम तक अगर नहीं दोगे तो फिर जो है जमीन जो है ना हम कब्जा लेंगे। तो ये ऐसा इनका सिस्टम था कि आप जो है ऐसा बोलते थे कि 1/10 आप रखो, बाकी सारा हमें दो, मतलब 90% हमें दे दो, बाकी 1/10 जो है आप रखो, आपके पास आप देख लेना, आप जमींदार हो, आप देख लेना। तो सिस्टम कहाँ कहाँ पे लागू था, ये सवाल आता है कि कहाँ कहाँ पे, कौन से एरिया में ये लागू था, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नदन महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ यूपी, स्पेशली बनारस वाला सेशन, ठीक है। इसने क्या किया, इसने हेरिडेटरी सिस्टम को लागू कर दिया कि जमींदार था उसका जो वंशज होगा वो जमीन उसकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब तुम बताओ कि इसको तो लग रहा है कि यार अगर मैं 100 रुपए जमीन का से कमाता हूँ तो 90 रुपए तो ये ब्रिटिशर्स ले जाते हैं, मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास 10 रुपए बचता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब करूंगा कि मैं जो पीजेंट्स हैं, जो मेरे यहाँ पे फार्मर जो काम कर रहे हैं ना, जो खेत में काम कर रहे हैं, मैं उसको उससे ही रेंट बढ़ा दूंगा, उसको ही बोलूंगा कि तुम्हें मेरा खेत चाहिए ना काम करने के लिए,
मेरे को इतना चाहिए, इतनी फसल का इतना हिस्सा चाहिए। तो अब देखो आप एक साइकिल क्रिएट हो गई कि उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स जमींदार को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जमींदार किसको कर रहे हैं, पीजेंट्स को कर रहे हैं। तो जो रियल बर्डन है वो किसके पास आ रहा है, गरीब पीजेंट्स के पास आ रहा है। तो इस तरह से ना कोई भी सिस्टम ऐसे इनका ऐसे चलता था। तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज जमींदारी सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस करा, कब इंट्रोड्यूस हुआ, और कौन से एरिया है इंट्रोड्यूस किया। फिर दूसरी बात इनको बोला कि अरे समझ में नहीं आ रहा ये वाला सिस्टम जो है, क्योंकि अब क्या हो रहे थे इस टाइम के बाद से ना, जो पीजेंट्स हैं वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं आपको पीजेंट्स रिवॉल्ट की, जब मैंने आपको वो दिया होगा ना, लिस्ट दिया होगा, तो उसमें ना मैंने ईयर्स मेंशन किए हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस 1800 से ना पीजेंट्स रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग परेशान कर रहे हैं। और पीजेंट्स किससे रिवॉल्ट करेंगे, जमींदार से करेंगे ना। उनको नहीं पता कि ब्रिटिशर्स उनसे क्या ले रहे हैं, उनके लिए तो जमींदार ही बदमाश है कि यही हमसे पैसे मांग रहा है। तो ऐसे ये लोग स्टार्ट करेंगे, तो एक लाइन से पीजेंट्स रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडिगो रिवॉल्ट होगा, दुनिया भर के रिवॉल्ट होना स्टार्ट है, अलग अलग रीजन पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम वाला बोला ठीक है, ये जो जमींदार है ना ये बहुत परेशान करता है, तो हम क्या करेंगे। अब इनके भी कान में ये बात लग गई ना कि ये लोग कल्टीवेटर्स जो हैं उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, है ना। तो अब ब्रिटिशर्स भी तो होशियार है ना, बोलेंगे इनको हटाओ बीच से, ये जो लैंड ओनर्स है ना इनको बीच से हटाओ, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। जो कल्टीवेटर है, जो रैयत है, उससे हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। आज भी रैयत सिस्टम कुछ गाँव में प्रेवलेंट है, आज भी रैयत होते हैं। तो बोला कि हम उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, हम उनको बोलेंगे तुम ही लैंड ओनर हो, तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लैंड ओनर, और तुम ही हमें क्या करोगे, हम जो है तुम्हारे पास आएंगे, हम सॉइल की क्वालिटी देखेंगे, क्रॉप देखेंगे, और तुम क्या करोगे, हम तुम्हें रेवेन्यू करके देंगे कि हाँ भैया देखो इस वाली सॉइल में अच्छा है, ये कमी है, तुम ये वाला खाद डाल देना, ये वाले क्रॉप लगाओ, बढ़िया से उगेंगे, हम तुम्हें बताएंगे, और तुम क्या करोगे, हमें हमें जो है डायरेक्ट टैक्स देना, हमें डायरेक्टली देना। जमींदार की कोई जरूरत नहीं, हटा दिया जमींदार को बीच से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना, जिससे सवाल कैसे बनते हैं कि जमींदार का रोल था, नहीं था। मैम कौन सी स्लाइड पे हैं आप? 33 सर, बस खत्म ही होने वाला है सर। ओके फाइन। ठीक है, तो मद्रास, बॉम्बे एंड सम पार्ट ऑफ असम एंड बिहार। अगेन आप इस टाइम ईयर देखो 1820 है, थॉमस मुनरो एंड कैपिटल रीड्स, इन दोनों ने इसको लाया था। अब आप वहां पे देखना, जब आप पढ़ोगे ना, मद्रास में रिवॉल्ट होना स्टार्ट होंगे, बॉम्बे में होना स्टार्ट होंगे, असम में स्टार्ट होंगे, तो इस ईयर के बाद से होना स्टार्ट होंगे। अब आप चीजों को समझ रहे हो कि कोई चीज अगर हिस्ट्री में हो रही है ना, उसके पीछे रीजंस है। तो यहाँ पे अब पीजेंट्स रिवॉल्ट होगा। अब मैं आपको पीजेंट रिवॉल्ट का प्रॉपर लिस्ट दूंगी, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पीजेंट रिवॉल्ट क्यों हुआ। ठीक है, अब क्या है कि मोर फ्लेक्सिबल तो था, लेकिन अभी क्या किया, बोला कि तुम एक काम करो, तुम ना मेरे को ज्यादा रेवेन्यू देना। अब आप डायरेक्टली, आपने एक टाइम पे उसको चॉकलेट पकड़ा दी ना कि हाँ देखो हम तुम्हें सॉइल की क्वालिटी दिखा के दे रहे हैं, तुम्हें ये करके दे रहे हैं, सॉइल अच्छा है, तुम्हें बता रहे हैं कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, तुम्हें हम लैंड ओनर बना रहे हैं, तुम्हारे लिए हम इतना कर रहे हैं, तो तुम हमें क्या करो, तुम हमें बढ़ा के टैक्स दो। अगेन हु इज सफरिंग, पीजेंट्स इज सफरिंग। ठीक है, अगर खेत वेत खराब हो गया, अगर फसल खराब हो गई, कोई बात नहीं है, तुम्हें तब भी पैसे देने हैं, क्योंकि फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया कि तुम्हें तब भी पैसे देना है, खराब वराब से हमें मतलब नहीं है, तुम्हें तो देना है, नहीं दोगे तो अगेन सनसेट लॉ लागू होगा, तुम जो है लेकर के चले जाना। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं यहाँ पे, मैंने इसको लिस्ट बनाई है, अगर आप लोग को इसमें से आप एडिट करके इसको निकाल के आप जहाँ पे सारी लिस्ट है उस पर आप लोग डाल देना, ये वही चीज है बट एक टेबल फॉर्म में। फिर एक महलवारी सिस्टम लेकर के आए। ठीक है, इसको हॉल्ट मैकेंजी, उस टाइम पे जो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड जो हमारे थे उस टाइम पर वो गवर्नर, तो उन्होंने इसको लागू करा। हॉल्ट मैकेंजी थे, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में ये लागू हुआ, मतलब आपका पंजाब वाला एरिया, सेंट्रल इंडिया उधर वाला एरिया उधर लागू हुआ। ठीक है, तो वहां पे क्या बोला कि देखो अब बहुत नाटक हो गया, अब डायरेक्ट बना के देख लिया ना, अब एक बार तो डायरेक्ट पीजेंट से लेके देख लिया, एक बार जमींदार से लेकर के देख लिया, इनको भी परेशानी हो रही, चल तो ये भी नहीं पा रहा है। तो बोला कि देखो ऐसा करेंगे कि कलेक्टिवली करेंगे, मतलब एक विलेज में एक किसी को हेड को बनाएंगे और उसको बोलेंगे कि तुम सारे विलेज का ना मेरे को रेवेन्यू इकट्ठा करके दो। ठीक है, तो एज अ महल स्टेट, ठीक है, तो पूरे तुम ही मेरे को इकट्ठा करके दो। तो विलेज की पूरी कम्युनिटी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके, रेवेन्यू पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक सिस्टम बना के दिया कि अभी क्या होगा कि चलो मतलब मान लो कि पूरी कम्युनिटी है ना जो रिस्पॉन्सिबल है, तो एक दो ऊपर नीचे हुआ तो पूरी कम्युनिटी बैलेंस आउट करके जो है रेवेन्यू पहुंचा देगी कि चलो नहीं भाई नहीं पहुंचा देते हैं किसी तरह, नहीं तो फिर जमीन जाएगी।
ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम चले। तो महल मतलब ही होता है स्टेट, अब विलेज, तो ग्रुप हेड बनाया, वही सबको उसकी कम्युनिटी बनाई और वही आपको इकट्ठा करके रेवेन्यू वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, जो पहुंचाएगा जिसका नाम है, जो विलेज हेडमैन है, उसको लंबरदार बोलते थे। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से टर्म है, बट है, इसको लंबरदारी बोलते थे। अगर आप लोग को फिर भी याद नहीं होता है तो एक मैंने यहाँ पे आपके लिए एक मैप मेंशन करा है, दैट मैप इज फ्रॉम द विजन आईएएस, आई यूज्ड इट फ्रॉम दैट। तो आप देख सकते हो कि कौन से एरिया में था, अगर आपको एज ए वैसे भी याद रहे ना कि हाँ ये वेस्टर्न पार्ट में था, ये ईस्टर्न पार्ट में था, तो आपको अगर एग्जैक्टली स्टेट भी याद ना रहे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना यहाँ तक क्लियर है। मैं एक दो सवाल कराऊंगी अगर आप लोग टायर्ड नहीं हो तो। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक आरसीए, एक दो आरसीए के क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देखो। और आप लोगों के पास भी तो बैक ईयर्स पेपर होंगे ना, तो आप लोग भी देखा करो। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद आप एक बार हिस्ट्री में जाकर के देखा करो कि क्या क्या पूछा है। ठीक है, बाकी तो मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट दूंगी बैक ईयर्स पेपर की हिस्ट्री की। अभी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ जो इस तरह से रेलेवेंट है, और आपका एक छोटा सा माइनर सा टेस्ट भी हो जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है मॉडर्न से भी है। हाँ हाँ जी, केव्स ऐसे सवाल ऐसे सच केव से नहीं आए हैं। अगर कोई न्यूज में केव्स रहा है तो मे बी शायद वो पूछ सकते हैं। एक मिनट आप रुक जाओ। ये आपको स्लाइड दिख रही है, ये आपको स्लाइड दिख रही है। आप लोग में से किसी आप माइक ऑन कर दीजिए क्योंकि मुझे बैक स्क्रीन जाना पड़ता है बार बार। किसी एक की माइक ऑन कर दीजिए सर, या अभी बोल दीजिए। माइक सवाल आपको दिख रहा है क्या? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। आई थिंक दिख रहा है ना, ठीक है। चलो, अभी आपने पढ़ा है ना मीर बख्शी, अभी अभी जस्ट पढ़ा है, तो आप मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। ठीक है, डरना नहीं, ऐसे सवाल आसान होते हैं, अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर लोगे तो आपका काम हो जाता है। एनीवन? ठीक है, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं आप लोगों को एज अ क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, अगेन अ क्वेश्चन केम, ये देखो, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्लर है। अगेन ऑथर है और आपसे किताब के नाम पूछे कि मिराजुल सिराज ने क्या लिखा है, जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा है, अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी है, अबुल फजल ने क्या लिखा है, और ये ईश्वर ईश्वर द सागर, उन्होंने क्या लिखा है। तो ये आप किताब के नाम है, ये अभी का पेपर है, आई थिंक 2024 का पेपर है। ठीक है, जो लास्ट ईयर का पेपर है। तो वही मैं बोल रही हूँ, अपने नाम भूलना बट इनके नाम मत भूलना, इनको रट के जाना। ये रहा, हिंदी में आप लोग देख लो, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, तो हुमायूं नामा उन्होंने लिखा है। ठीक है, तबाकत अकबरी, फतोहुल अलमगिरी। तो मैं अभी आपको ये आप करता हूँ क्या, एसोसिएशन, कर तो लोगे वैसे आप इसको भी, अभी इसको भी कर तो पाओगे आप, क्योंकि मैंने आपको वो डेट तो दे दी है रिवॉल्यूशनरीज की। ये आपको पता तो चल ही गया होगा कि कब कौन सी पार्टी बनी थी, दिल्ली कंस्पिरेसी केस कब हुआ था, एचआरए कब बनी थी। ये आप कर लोगे, ये सिर्फ क्रोनोलॉजी से सवाल है, ये आसान है आपके क्रोनोलॉजी आपको करने के लिए। तो ये आप इजिली कर लोगे, यहाँ पे आपके डिटेल्स दिए हुए हैं।
तो इससे आपको ये मिलाना है, ठीक है। इस तरह से सवाल आता है। एंड ये देखो अगेन, इंडियन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश प्रपोजल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। लिनलिथगो द वाइसराय ऑफ इंडिया प्रपोज द ऑगस्ट ऑफर इन 1942। इज इट करेक्ट? गांधी जी ने बोला कि क्रिप्स मिशन जो है पोस्ट डेटेड चेक है। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके स्लाइड से उठा के सवाल बनाए गए हैं? ठीक है। द वावल प्लान प्रपोज टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सक्लूडिंग द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। सही बात है ना? RT स्टेटमेंट सेट द डेडलाइन। एग्जैक्टली। ये आई थिंक ये सवाल किसी बच्चे ने सर से पूछा था, मेरे पास आपके क्वेरी आए थे इसके रिगार्डिंग। तो आपको दिख रहा है कि अगर आप मेरी स्लाइड भी करके जाओगे तो यू आर एबल टू गेट इट। अभी देखो ये पूछा है कि क्या क्या किधर किधर बना था, ठीक है। बुलंद दरवाजा विक्ट्री के लिए बना था। ये अभी मैं आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी तो मैं आप इसको पढ़ाऊंगी, अभी भी मैं इसको थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगी। शेरशाह सूरी का अगर आपने मकबरा देखा भी होगा ना, ऐसे आप लोग काम करा करो कि समटाइम ऐसे गूगल करके इमेज भी देख लिया करो। जो स्टेटमेंट है अगर आपने इमेज भी देखा होगा ना तो आपका वो काम हो जाएगा। आपको पता है कि पहला वाला सही है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला वाला सही है। पियत्रा दूरा क्या होता है? देखो पियत्रा दूरा क्या होता है कि मैं आपको बता देती हूँ, शायद थोड़ा वैसा टॉपिक है। क्या होता है, जैसे हम लोग ताजमहल देखा है किसी ने, तो वहां पे देखते हैं कि ग्रीन ग्रीन कलर का, रेड रेड कलर का दीवार के अंदर ना, पहले क्या कर, दीवार है मार्बल है, उसको खोदा, मान लो पत्ता बनाना है उनको, उसको खोदा, फिर उसके अंदर ना प्रीशियस मेटल भरे, ठीक है, फिर उसको भरे और फिर उसको प्लेन करा। तो दिस इज द पियत्रा दूरा मेथड, जो कि मुगल्स बहुत अच्छे से यूज करते थे। इसीलिए ना जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट पे एक दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। तो दीवाने खास भी पहले पब्लिक के लिए ओपन था, अभी जाते थे तो देख पाते थे, जा करके देख पाते थे। तो लोगों ने उसको निकालना शुरू कर दिया वहां से, इसीलिए उसको बंद किया गया है। तो आप ये सारे सवाल देखो, बहुत बहुत ही आसान है, ये इतना टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा से भी देखोगे एंड आप लोग ये देखो कि स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं सवाल, तो आप लोग ना अपनी थोड़ी रीडिंग हैबिट बढ़ाओ, ठीक है। ये आपको समझ में, ये 24 का पेपर है, ये तो अभी मैंने एंशंट आप लोग को नहीं पढ़ाई है, ये एंशंट से हैं कुशियान। अगेन देखो, राजनामा वाज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ अ महाभारत। पदशाहनामा वाज कमीशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। आप देख रहे हो मतलब चीजें आप कितनी ज्यादा किताबों से आ रही है। मैंने अभी आपकी पूरी बुक लिस्ट आपको दी नहीं है, वो मैं अभी धीरे धीरे करके ऐड ऑन कर रही हूँ आपके सवाल देख देख कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सो दिस इज द थिंग। और आपको मैं मिसलीनियस के नाम पे जो जो मैंने छोड़ा है ना, जो मिसलीनियस के नाम पे, वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। ये 2024 का पेपर था। ऐसे आपके 21 में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, जो मैं आपको एक दिन आपके जब मेरी लास्ट क्लास होगी ना, तो मैं आपको बैक ईयर्स पेपर के सारे आपको लिस्ट दे दूंगी। अगेन अगर अभी किसी को सवाल है, कुछ है, तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। क्लास थोड़ी लेट हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नॉट सॉरी, क्योंकि आप ही का फायदा होने वाला है। इरम खान जी, आप पहली बार क्लास में आई अपने हैं? सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए आप लोग। आप पहली बार, इरम आप पहली बार आए, आपको सारे PDF मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, PDF PPT सब आप लोगों के लिए बनता है, आपको सब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे वालेकुम सलाम। मैम ये पूछना था कि सूबा और रियासत किसे कहते हैं? रियासत पूछ रहे हो ना आप? यस मैम। रियासत इज वेरी डिफरेंट थिंग, सूबा इज a स्टेट, यस। ठीक है। जैसे रियासत लोग कहते मैम, जैसे इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि इस पार्टी का काम 22 रियासतों में चल गया है, तो इसका क्या मतलब निकल सकता है? देखो, अगर समटाइम ऐसे बोलता, लेमैन में अगर बोला जाए ना, जैसे लेमैन में बोलते हैं कि जैसे फ्री लैंड किसी को मिला है तो बोलते हैं कि जागीर है क्या, तुम्हारी जागीर है क्या। तो समटाइम लोग गलत तरीके से भी यूज करते हैं, बट हाँ, इन उर्दू रियासत में भी हम एज अ स्टेट यूज कर सकते हैं। बट मुझे एग्जैक्टली उर्दू का पता नहीं है टर्म, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि उर्दू, बट हाँ लोग लेमैन में यूज कर सकते हैं। अगर लोग बोल रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली उर्दू में, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो मुझे एग्जैक्टली उसका उर्दू टर्म नहीं पता है। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि उर्दू में रियासत बोल, रियासत मतलब ऐसा होता है कि आप जहां से राज कर रहे हैं, दिस इज रियासत। ओके मैम, थैंक यू। मैम लास्ट क्लास में एक सांथल रिबेलियन का क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन में सिद्धू माजी था ही नहीं मैम, जबकि एनसीईआरटी में 12th के एनसीईआरटी में सिद्धू माजी मेंशन किया हुआ है। मेरी क्लास में
यस मैम, लास्ट क्लास में नहीं, मुर्मू का ऑप्शन था मैम उसमें। सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू। यस मैम, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू का क्या था, जबकि एनसीईआरटी में सांथल वेरिएंट के लीडर का नाम ये सिद्धू मांझी दिया हुआ है और कानी मांझी दिया हुआ है। ओके ओके ओके, सन्यास में भी हो सकता है कि आई गॉट इट राइट, सन्यासी हो सकता है, सन्यासी से मैंने कंफ्यूज करके लिखा हो। मैं एक बार उसको चेक करके अगर ऐसा है तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। हाँ, मांझी इज फॉर द सेंट्रल रिपब्लिक। ठीक। मैम ये बताइए, पानीपत में ही सारे बैटल्स क्यों हुए? जो स्टार्टिंग में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये पानीपत में ही क्यों हुआ था? क्या रीजन था उसका जो बैटल ऑफ पानीपत कहलाता है? हाँ देख, पहली बात की दिल्ली जो है, दिल्ली से ऊपर है पानीपत, ठीक है, मतलब हरियाणा पे है पानीपत। एंड पानीपत जो है वो प्लेन है, प्लेन एरिया, लैंड है वहां पर ना, मतलब जमीन है एक तरह से, तो वहां पे आप इजिली लड़ाई लड़ सकते हो। और रही बात, दिल्ली पीछे है, पानीपत यहाँ पर है, तो पानीपत पे ही अगर आप किसी को रोक दोगे ना तो वो आपके स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप पानीपत पे नहीं आने दोगे, ठीक है, अगर आप पानीपत पे ही अगर आप किसी को रोक दोगे तो दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, तो दिल्ली कभी आपके हाथ से जाएगी नहीं। तो इसलिए डायरेक्ट अटैक आप दिल्ली पे नहीं करोगे, आप पानीपत पे करो। और दूसरी चीज, जब आप उधर से आ रहे हो तो आपके लिए ना पानीपत पास पड़ रहा है, और इधर से क्या हो रहा है, दिल्ली से आप रोड बना चुके हो पानीपत के लिए, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप सारे सामान वामान जो है आप पहुंचा करके पानीपत पे आप इजिली यहाँ से भी, क्योंकि पानीपत पास है दिल्ली से भी, तो आप वहां तक पहुंचा पा रहे हो जो इधर वाले लोग हैं। और उधर वाले लोग जो है वो तो सीधा सीधा, और रही बात, बहुत बड़ी प्लेन है तो इजिली आप वहां पे लड़ सकते हो। दिल्ली से पहले पड़ता है, इसीलिए दिल्ली पे डायरेक्ट ना अटैक हो तो आप डायरेक्ट अटैक वहीं पे करोगे। 2-3 रीजन, एक तो प्लेन है, डायरेक्ट अटैक ना हो, और वहां पर आप चीजें पहुंचा सकते हो। और वो एरिया ऐसा है कि आप जो है ज्योग्राफी के हिसाब से वो एरिया बहुत प्लेन है, तो किसी को भी लड़ने में, क्योंकि आप ऑल्टीट्यूड में जब रेनफॉल का टर्म भी काफी कम होता है। हाँ, रेनफॉल इज ऑल्सो अ रीजन फॉर दैट, कि अगर मतलब बारिश का इशू नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पर हमने ऐसा देखा है कि और वहाँ पे जो लोहार, ब्लैक स्मिथ और ये सब रहते, तो जो वेपन्स चाहिए होते वो इजीली अवेलेबल थे। हाँ इजिली, और सारे सामान आप यहाँ से रोडवेज बने हुए, आप यहाँ से उठा करके वहाँ पे सामान भी इजिली। और सबसे बड़ी चीज है कि चेक पॉइंट है वो, उसके बाद आएगा दिल्ली, है ना, तो दिल्ली से पहले ही रोक दो, दिल्ली घुसने ही मत दो, क्योंकि जो भी आर्मी इंटर हो गए ना दिल्ली में, तो वो क्या करेगी, प्लंडर करेगी, मतलब पूरा लूट मचा देगी। तो पहले ही रोको, पहले लड़ाई करो। दिल्ली में लड़ाई करोगे तो दिल्ली तो खत्म ही हो जाएगी ना। दिल्ली उस टाइम पे, दिल्ली आगरा एज अ कैपिटल, वो तो उनकी सीट है। जी मैम। एंड वन थिंग इज ज्योग्राफी। मैम एक सवाल और था, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मैम कितने क्वेश्चंस और क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आरसी में पूछे जा सकते हैं? जैसे पेंटिंग हो गया, और पोइट्री जो लिटरेचर में पूछ सकते हैं, और भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आर्ट एंड कल्चर से आ सकते हैं आरसी में? आई डोंट थिंक सो, पोएट्री तो नहीं पूछेंगे, पोएट्री इज नॉट अ सिलेबस फॉर, मतलब सिलेबस में नहीं है हमारी पोएट्री वगैरह, पोएट्री से तो सवाल नहीं आना चाहिए। एंड देखो, आर्ट एंड कल्चर ना मोस्टली वो पूछा जाता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर से आपको अकबर का पूछेंगे कि अकबर का जो रॉक एडिक्ट है, फलाने रॉक एडिक्ट में रॉक एडिक्ट 1 में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, कि धम्म महात्मा कहाँ पे लिखा है, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रॉक एडिक्ट के अंदर लिखी गई। या फिर अशोक को हम देवा पीएम कहाँ पे बोलते थे, कहाँ से हमें पता चलता है उसको देवा पीएम बोला जाता था, तो या कहाँ पे उनको अशोक नाम से बोला गया है। अशोक इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। एंड बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको केव वेव का देखना है तो बुद्धिस्ट केव आप थोड़ा सा देख करके जाना, बुद्धिस्ट का थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख करके जाना कि अंडा क्या होता है, वो जो कॉरिडोर है जिसपे चलते हैं, पथ जो है दैट सर्कुलर पथ, उसको वो क्या होता है, हर्मिका क्या होता है, दीज आर द थिंग्स उसके लिए, बुद्धिज्म के लिए। फिर अगर कोई पेंटिंग आपकी न्यूज में जिसको जीआई टैग मिला है, या फिर अभी देखो यूनेस्को की कौन कौन सी, यूनेस्को में हमारी कौन कौन सी लिस्ट शामिल हुई है, या फिर इंडिया ने किसी लिस्ट को टेनेटिव वहां पर बोला है कि हम इसको शामिल करेंगे, या फिर कुछ ऐसा न्यूज जो कि पूरे टाइम चला हो 1 साल में, ठीक है, वो आप वो है विजन आईएएस से आप एक बार करंट अफेयर्स का देख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर। तो ज्यादातर जो आर्ट एंड कल्चर के सवाल है वो करंट से रिलेटेड आते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। पेंटिंग वेंटिंग बहुत वैसे देखो ऐसा सवाल है कि एक बार में एक बार पूछ लिया, जैसे लिटरेचर के नाम पे ये लोग मेडिवल से पूछते हैं, तो मेडिवल की पेंटिंग देख करके जाना। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सर मेरा किसने क्वेश्चन जो है हेलो हेलो यूज करना स्टार्ट करा था?
हेलो तनवीर सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हाँ बोलिए। सर मेरा जो एक ग्रुप में जब मैं ऐड हूँ, तो जो मेरा नया नंबर मतलब व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे बंद करवाना है बेसिकली। तो मैं न्यू नंबर से ज्वाइन करना चाहती हूँ व्हाट्सएप। तो आप क्या मुझे नए नंबर से ऐड कर देंगे ग्रुप में? हाँ, वो नवनीत को आप मैसेज कर देना, वो कर देगा आपको। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स ठीक है एवरीवन, एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड ठीक है, नाइट। और आप पीडीएफ की टेंशन नहीं लो, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, Thank you, ma'am. गुड नाइट Allah एवरीवन। Hafiz. थैंक यू मैम।